नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के बारे में। और आप लोगों ने इससे पहले हमारे लेक्चर्स को देखा होगा, काफ़ी पसंद आप करते हैं, उसके लिए आपका हृदय के अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि बीए की 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षा में हेल्प करने वाले हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं या आप किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं और आपको एक प्रकार से एक ही वीडियो में संपूर्ण चीज़ें चाहिए या एक ही वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा चलाई जा रही महासंग्राम रिवीजन क्लास की श्रृंखला आपको देखनी अति अनिवार्य होती है। और उसी महासंग्राम श्रृंखला के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे महोदयों, मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आप बात करते हैं महासंग्राम रिवीजन क्लास की, तो इसमें संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके हर एक पॉइंट पर जो है डीपली और तीव्र गति से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। तो लोक साहित्य और लोक संस्कृति आपको पढ़ना है पेपर नंबर 2 में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं बिना समय गंवाए हुए कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें हमको जाननी होती है और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। आइए जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को एक प्रकार से नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, जो कुछ भी आप जान पाएँ सभी। ठीक है, चले पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द का क्या अर्थ बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, बहुत विद्वान आदमी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक प्रकार से हिंदी की पढ़ाई करी इन्होंने और हिंदी विभाग से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोक शब्द जो है, लोक माने होता है पब्लिक। इस शब्द का अर्थ होता है जनपद से या ग्राम से, मतलब कि जनपद या ग्राम से नहीं होता है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता होती है। इसका मतलब जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं होती हैं। मतलब एक ऐसी जनता या एक ऐसे लोग जिनका आधार एक प्रकार से व्यवहारिक होता है, वो एक प्रकार से पोथी पढ़ करके, जैसे कबीरदास कहते हैं। अच्छा, कबीरदास को आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे जो विचारक हैं वो कबीरदास को एक प्रकार से एक साहित्यकार के रूप में नहीं देखते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण कुछ भिन्न रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। जबकि दोनों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से ही एक प्रकार से अध्ययन किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रकार से जो झुकाव रहा तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी की तरफ रहा। वहीं अगर बात किया इनका झुकाव, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इनका झुकाव रहा है किसके पक्ष में भैया, कबीर के बारे में। और कबीर पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कबीर पर काम किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान पर एक प्रकार से पक्ष देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। ठीक है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये चीज़ें इन पर इन्होंने फोकस करी, चूँकि कबीरदास के एक प्रकार से, कबीरदास चूँकि एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो कबीरदास साहित्यकार नहीं है, वो एक प्रकार से संत पहले हैं, कवि बाद में हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको एक कवित्व की श्रेणी में लाते हैं। तो इन्होंने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं होता है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं होती। उनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं, एक प्रकार से समाज होता है, व्यवहार होता है, और एक प्रकार से वो उनके स्व से निकलता है, आत्म से निकलता है, ऐसी उसको बोलते हैं लोक। दूसरा क्वेश्चन से लोक साहित्य की विशेषताएं बताएं। तो लोक साहित्य वह युग या मतलब कि वह युग साहित्य या युगीन साहित्य है जो मौखिक परंपरा से प्राप्त होता है। मतलब लोक साहित्य, सबसे पहली बात, ये लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं इसका कोई लेखक नहीं होता। लेखक का भी पता नहीं चलता कि भाई इस लोक साहित्य को किसने कब लिखा है, किस सन में लिखा है, किसने लिखा है, एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं होती है। तो वो होता है लोक साहित्य। और लोक साहित्य सबसे पहली बात ये मौखिक परंपरा में, यानी कि आपके दादा ने कहा होगा तो आपके पापा ने सुना, आपके पापा कहेंगे आप सुनेंगे, आप अब सुन चुके हैं तो आप कहेंगे तो आपका बच्चा सुनेगा, आपका बच्चा कहेगा तो उसका बच्चा सुनेगा। इस तरीके से ये एक प्रकार से संस्कृति के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लोक साहित्य है या लोक संस्कृतियां हैं ये हस्तांतरित होती गई हैं। मतलब इसका लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण या इसका प्रचार प्रसार करा नहीं गया है, ये अपने आप एक प्रकार से होता गया है। ठीक है, ये बात ध्यान, यानी मौखिक परंपरा से प्राप्त होता है, जिसके रचयिता का पता नहीं होता, जिसे समस्त लोक अपनी कृति मानता है, यानी कि सभी लोग कहते हैं कि ये हमारी ही कृति है और अपनी ही कृति है। ठीक है, वो लोक साहित्य होता है।
तीसरा क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है लोक तत्व से क्या आशय है। लोक शब्द का विशेषण मान करके यदि तत्व शब्द की व्याख्या की जाए तो मतलब लोक को अगर विशेषण मान लें, विशेषण का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। जैसे संज्ञा की विशेषता या कर्ता की विशेषता जो कुछ बताता है वही सर्वनाम होता है। जैसे एक होता है पोषण और एक होता है अति पोषण। अब अति यहाँ पर एक क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि ये एक विशेषण है। और कैसा विशेषण है, ये एक प्रकार से संज्ञा विशेषण है या कर्ता विशेषण है। ये सब्जेक्ट के एक प्रकार से चीज़ों को क्या कर रहा है, उसको और ज़्यादा विस्तृत बता रहा है। जैसे कि अति माने ज़्यादा, एक हाइपर बोल में आकर के बता देना, ठीक है। अति पोषण, ज़्यादा पोषण, ठीक है। कम पोषण, तो कम एक प्रकार से क्रिया, अच्छा क्रिया विशेषण भी होता है, संज्ञा विशेषण। तो ये सब एक प्रकार से विशेषताएं बताते हैं। तो यदि लोक शब्द को एक विशेषण मान लें, यानी एक एडजेक्टिव मान लें, तो इस तत्व शब्द की व्याख्या की जाए तो वे मूलभूत विचार या विचारकण जो किसी शब्द या शास्त्र का निर्माण करते हैं वे तत्व कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लोक तत्व का मतलब ऐसा होता है, ऐसा तत्व जो कि एक प्रकार से किसी शास्त्र या किसी विज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसे तत्व लोक के एक प्रकार से लोक तत्व कहे जाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय लोक साहित्य पर कार्य करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान का नाम लिखिए। तो भारतीय लोक साहित्य पर काम किया है अंग्रेज विद्वान में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय की, ठीक है। ये वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने कहा था कि भाई तुलसीदास जी के बाद में, महात्मा बुद्ध के बाद में अगर कोई एक प्रकार से पूरे जो है भारत में अगर लोक नायक हुआ है तो वो महाराज गोस्वामी जी यानी तुलसीदास जी हुए हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न है लोक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार अगर देखें तो लोक शब्द जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत की संज्ञा लोक दर्शने धातु में जो है ध प्रत्यय लगा करके या धज प्रत्यय लगा करके उसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है देखना। अतः लोक शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, देखने वाला। ऋग्वेद में लोक शब्द का अर्थ जन यानी कि पीपल से लगाया जाता है, लोगों से, ठीक है। पुरुष सूक्त में लोक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और स्थान तथा जीव के रूप में, यानी एक स्थान या एक जीव के रूप में लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में दो लोकों के लिए मतलब कि दो लोकों के लिए लोक शब्द आया है। ये लोक हैं, एक तो पार्थिव लोक और एक दिव्य लोक, यानी मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के लिए लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लोक माने एक प्रकार से नगर ग्राम या एक प्रकार से एक सभ्यता। उपनिषद में भी लोक शब्द कई स्थान पर आया है, इसका अर्थ होता है संपूर्णता। कुल मिलाकर के लोक या पब्लिक का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोक साहित्य या लोक संस्कृति, इसका मतलब होता है जनता का साहित्य, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का एक प्रकार से साहित्य जो होता है वही लोक साहित्य होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी जनता इसकी रचना मतलब किसने करी कुछ पता नहीं होता और जनता को लगता है कि ये रचना मेरी ही हो सकती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तमाम प्रकार की लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, मुहावरे प्रचलन में आते रहते हैं। तमाम प्रकार के गाने वगैरह आप देखते हैं महिलाएं वगैरह गाती हैं हर एक समय में, भी मैं चर्चा करूंगा सभी के बारे में। लोक शब्द की परिभाषा दीजिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं। इन्होंने लोक को कहा कि हमारे जीवन का महासमुद्र होता है। लोक क्या है, हमारे जीवन का महासमुद्र है जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों एक प्रकार से जो समय है शामिल हो जाते हैं। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। लोक ज्ञान और संपूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का जो है पर्यवसान है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी दास बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं। लोक संस्कृति को लेकर के, लोक साहित्य पर इन्होंने बहुत काम किया है। तो डॉक्टर कृष्ण बिहारी दास कहते हैं कि लोक गीत के संदर्भ में इन्होंने कहा कि लोक पर प्रकाश, मतलब कि इन्होंने लोक पर प्रकाश डाला और कहा कि लोक गीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाह मतलब कि प्रवाहमकता, मतलब कि प्रवाहमयकता या मतलब कि प्रवाहात्मक जो अभिव्यक्ति है, प्रवाहात्मक मतलब कि इफेक्टिव या एक प्रकार से एक ज़बरदस्त तरीके से जो अभिव्यक्ति है, अनायास है, जो सुसंस्कृत और सुसभ्य प्रभावों से बाहर रह करके कम या अधिक रूप से आदिम अवस्था में निवास करता है। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था या ऐसा एक प्रकार से लोक साहित्य या लोक का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से जो उच्च संस्कृति में ना रह करके आदिम समाजों से जुड़ा हुआ है, आदिम मतलब इलाकों से जुड़ा हुआ है, ऐसा साहित्य या ऐसा एक प्रकार से वो होता है लोक साहित्य। लोक साहित्य को परिभाषित कीजिए। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहजावस्था में वर्तमान में जो निरक्षर जनता है उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख,
की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। मतलब कि कृष्णदेव उपाध्याय क्या कहते हैं कि भाई जो एक प्रकार से सभ्यता होती है उसके प्रभाव से दूर रहने वाली जो सहज अवस्था होती है, वर्तमान में निरक्षर जनता जो है यानी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी वो अपनी आशा को, अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए जो गीत या फिर जो कुछ भी कहते सुनते हैं, हर्ष विषाद में, जीवन मरण में, लाभ हानि में, सुख दुख में, जो अपने एक प्रकार से अभिव्यंजना करते हैं, अपने जो अंदर या एक प्रकार से जो उनके अंदर जो मतलब कि जो भाव हैं उनका एक प्रकार से बाह्य प्रकटीकरण कहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो वही एक प्रकार से उसे ही लोक साहित्य कहा जाता है। इस तरीके से जनता के एक प्रकार से हर एक सिचुएशन के हिसाब से ये गीत या फिर ये साहित्य निकलता है। अच्छा, लोक वार्ता क्या है, परिभाषा प्रस्तुत करें तो श्री जी.एस. मिश्र का मत है। जी.एस. मिश्र ने क्या कहा भैया, जी.एस. मिश्र ने कहा कि एक प्रकार से लोकमत जो होता है, लोक वार्ता, ऐसे सभी प्राचीन विश्वास, प्रथाएं और परंपराएं जिनका संपूर्ण योग से मतलब कि इनके इन सभी परंपराओं के, विश्वासों से, प्रथाओं के संपूर्ण योग जो सभ्य समाज के अल्प शिक्षित लोगों के बीच आज तक प्रचलित हैं उसी को फोकलेर कहते हैं। फोकलोर को अंग्रेजी में फोकलोर को मतलब कहते हैं लोकवार्ता को। इसकी परिधि में यानी कि इसके दायरे में पारियों की कहानी मतलब परियों की कहानियाँ, जो परी वगैरह होती हैं, आकाश लोक की परी, कहते हैं कि भाई परी तो आजकल तो पापा की परी वाला ट्रेंड है, लेकिन वो वाली परी नहीं, एक परी होती हैं जो इंद्र के स्वभाव में रहा करती हैं। तो परी की कहानियाँ, परियों की लोक अनुभूतियाँ, पुराण गाथाएं जो तमाम प्रकार की हैं, अंधविश्वास, उत्सव रीतियाँ, परंपरागत खेल, मनोरंजन, लोकगीत, प्रचलित कहावतें, कला कौशल, लोक नृत्य, ऐसी तमाम प्रकार की बातें जो होती हैं वो लोक वार्ता में हम समाहित कर सकते हैं, ऐसा जे.एस. मिश्र ने कहा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। लोक साहित्य का वर्गीकरण कीजिए। तो लोक साहित्य बेसिकली मैंने आपको कई बार समझाया कि लोक साहित्य जो होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है आपका लोकगीत, यहाँ पर लोककोक नहीं, लोकगीत, लोक कथा और लोक गाथा। ठीक है, यहाँ पर कर लें तो लोकगीत, लोक कथा और लोक गाथा। ठीक है, ये और तो ये सब लोक साहित्य के क्या है, वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन से लोक साहित्य के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। लोक साहित्य क्या है? किसी समाज की लोक संस्कृति जब विश्वास में, आचरण में, रीति रिवाज, कहानी, गीतों और लोकोक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तो वह लोक वार्ता का स्वरूप धारण कर लेती है। इसी लोक वार्ता का एक अंग लोक साहित्य है। लोक वार्ता का एक अंग क्या है? लोक साहित्य है। लोक वार्ता में केवल वही लोक साहित्य समावेशित होता है जो लोक किसी न किसी आदिम परंपरा को किसी न किसी रूप से सुरक्षित रखता है, और इस लोक वार्ता साहित्य का मूल्य केवल साहित्य की दृष्टि से उतना ही होता है जितना उसमें सुरक्षित जो परंपराएं होती हैं उनकी दृष्टि से होता है। कुल मिलाकर के लोक वार्ता जो होता है एक व्यापक विषय वस्तु है। उसी लोक वार्ता का एक अंग है लोक साहित्य, और उसी लोक साहित्य में लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब शामिल होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। लोक साहित्य के दो प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख रूप बताएं। तो पहला रूप है भैया लोकगीत और दूसरा है लोकनाट्य। ठीक है, लोकगीत, लोकनाट्य, ठीक है, लोक नृत्य, ये सब लोक साहित्य ही हैं। ठीक है, लोक गाथा, ये सब लोक साहित्य के ही प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है लोक साहित्य के दो प्रमुख अध्येता कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी और देवेंद्र सत्यार्थी, ये दो विद्वान लोक साहित्य के प्रमुख अध्येता या गहन अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है अति लघु उत्तरीय में। अगला क्वेश्चन से लोक साहित्य के दो समीक्षा ग्रंथ बताएं। तो एक तो है लोक साहित्य का विज्ञान और दूसरा है लोक साहित्य के प्रतिमान। तो लोक साहित्य का विज्ञान और लोक साहित्य का एक प्रकार से क्या प्रतिमान, ये एक प्रकार से लोक साहित्य के दो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है विश्राम क्या है, मतलब विश्राम के बारे में बताएं। विश्राम कौन थे? तो विश्राम एक प्रकार से भोजपुरी के कवि हैं एक विश्राम। विश्राम की अगर बात की जाए तो ये भी कई रचनाओं ने लिखा है इन्होंने। ठीक है, विश्राम ने कई रचनाओं को लिखा है। ये जानते हैं विश्राम है कौन? देखिए, भोजपुरी के वर्तमान कवियों में विश्राम का नाम अग्रगण्य है, अग्रणी है। विश्राम का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ ज़िले में हुआ था, श्रीरामपुर नामक गांव में। यह गांव टोंस अथवा तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। अपनी पत्नी के काल कवलित होने का विश्राम के भावुक हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। चूँकि उनकी पत्नी का अकाल मृत्यु हो गई थी, उनका आंतरिक शोक जो था वो एक प्रकार से आंतरिक शोक श्लोक बिरहा के रूप में प्रकट हुआ।
विश्राम के केवल 50 बिरहों का ही अब तक पता चला, यानी 50 बिरहा उन्होंने लिखा है। बिरहा आप देखते हैं जो यादव लोग खास करके बिरहा गाते हैं, तो वो बिरहा एक प्रकार से विश्राम जो है बिरहा गाने वाले कवि हैं। अब तक पता चल सका इनके कितने बिरहा, 50 बिरहा, परंतु केवल बिरहे ही इस कवि की प्रतिभा, काव्य कुशलता, प्रकृति निरीक्षण और भाव चित्रण के अद्वितीय नमूने हैं। अगर इनके 50 बिरहों को पढ़ें तो इनकी एक प्रकार से टैलेंट का पता चलता है विश्राम जी के। विश्राम को सदा अपनी प्रियतमा की चिंता बनी रहती है, उन्हें प्रकृति में सर्वत्र उदासीनता ही दिखाई पड़ती है, यानी कि ये एक प्रकार से अपनी पत्नी को लेकर के बड़े भावुक हैं, रहते हैं, ठीक है, वो हैं विश्राम जी। 15 नंबर क्वेश्चन से इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, भिखारी ठाकुर जी। भिखारी ठाकुर की अगर बात की जाए तो भोजपुरी के जीवित कवियों में भिखारी ठाकुर का नाम प्रसिद्ध है। भोजपुरी क्षेत्र के मतलब भोजपुरी क्षेत्र के क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या या सभी आपके विदेशिया नाटक से परिचित हैं। विदेशिया इनका सबसे फेमस नाटक है, और एक प्रकार से भोजपुरी में या ही नहीं, उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्रों में आप पूछेंगे कि विदेशिया के लेखक कौन है, तो सभी बता देंगे कि भाई हाँ ये हैं भिखारी ठाकुर जी। आप पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी प्रतिभावान कवि हैं ये, मतलब भिखारी ठाकुर जी। ग्रामीण विषयों को लेकर के जोरदार भाषा में कविता करना इनकी पहचान रही है भिखारी ठाकुर जी की। आपकी कविता का जादू लोगों के सिर चढ़ करके बोलता है। विदेशिया नाटक आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें आपने परदेसी पति के वियोग में अपनी स्त्री, मतलब उसकी स्त्री जो एक परदेसी पुरुष है, यानी वो प्रदेश जा रहा है, प्रदेश में रह रहा है, उसके वियोग में उसकी जो पत्नी है, जो जिसका पति प्रदेश में है, उसकी तीव्र विरह वेदना जो है, उसी का नाटक है विदेशिया, ठीक है। इसी प्रकार आपने अपने प्रसिद्ध बनवारी गीत में भी बाल विवाह की बुराइयों का भी बड़ा सजीव चित्रण किया है। एक और जहां आपने बेटी वियोग और भिखारी बहार में समाज की आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर आपके एक प्रकार से और भी ग्रंथ हैं, जैसे मकैया बाला गीत को भोजपुरी के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है। मकैया बाला गीत जो है भोजपुरी के राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसको मिला हुआ है। आप वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं भिखारी ठाकुर जी। आप जनता के सुख और दुख, उसकी भलाई बुराई को प्रकाश में लाते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो भिखारी ठाकुर जी एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वही तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात यहाँ पर मुझे ध्यान आ रही है कि भाई लोक साहित्यकार वही होता है जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अपने एक प्रकार से एक होता है पढ़ना, एक होता है कढ़ना। तो भैया सभी लोग, जैसे गांव वगैरह के लोग कढ़े बहुत होते हैं, पढ़े बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो बड़ा काम एक प्रकार से करते हैं लोग और बहुत ही नाम करते हैं। अगला प्रश्न, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की रचना है लोक साहित्य की भूमिका, बड़ी फेमस पुस्तक है ये। और लोक साहित्य को लेकर के तो एकदम से जान लीजिए कि ये पुस्तक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 नंबर क्वेश्चन से कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की अगर बात की जाए, इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बलिया, उसमें एक गांव है, मतलब वो तहसील है बरिया तहसील, उसमें है गांव सोनवर्षा। उसी सोनवर्षा गांव में बरिया तहसील के मतलब बैरिया तहसील है, बलिया जिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1911 में। डॉक्टर उपाध्याय आज लोक साहित्य के दूसरे खेमे के भोजपुरी विद्वानों में प्रथम पंक्ति के विद्वान माने जाते हैं। भोजपुरी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इनका कृष्णदेव उपाध्याय जी का बहुत ज़्यादा एक प्रकार से योगदान रहा है, सराहनीय योगदान किया इन्होंने, तो इसीलिए इनसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, लोक साहित्य का क्षेत्र बताएं। लोक साहित्य का क्षेत्र, देखिए लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, बड़ा है, व्यापक है। जहाँ भी लोक है, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, जहाँ भी समाज है, वहाँ पर उसकी अनुभूति और अभिव्यक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वही लोक साहित्य भी एक प्रकार से वही होता है, जहाँ पर लोगों की अनुभूतियाँ, लोगों की अभिव्यक्तियाँ होती हैं, वहीं पर लोक साहित्य भी होता है। सामान्य का हंसना, गाना, रोना, खेलना, कूदना आदि सभी सामान्य क्रियाओं से लेकर के उत्सव, पुत्रोत्पत्ति, विवाह, जन्म, इन सभी पर मृत्यु, प्रत्न, 16 संस्कार जो मनुष्य के होते हैं। मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। और 16 संस्कार में तमाम प्रकार के एक प्रकार से गीत और तमाम प्रकार की क्रियाकलाप किए जाते हैं। वो सभी एक प्रकार से जो होते हैं वो लोक साहित्य के काव्य की ही अमूल्य निधियाँ हैं और उसी में शामिल हैं। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, लोक साहित्य की रचना किस भाषा में होती है? तो लोक साहित्य की रचना जो होती है वो एक प्रकार से किस भाषा में होती है? लोक भाषा में ही होती है, यानी जो भाषा उस लोक में या उस जगह पर, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रयुक्त होती है, उसी भाषा में होती है। जैसे मान लेते हैं अगर गोंडा में कोई लोक साहित्य की रचना होगी तो अवधी में होगी, फैजाबाद में अवधी में होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? बनारस में होगी तो भोजपुरी में होगी,
आगे देखेंगे शिष्ट साहित्य की रचना किस भाषा में होती है। तो शिष्ट साहित्य की रचना जो होती है परिनिष्ठित भाषा में। परिनिष्ठित मतलब होती है ऐसी भाषा जो कि व्याकरण सम्मत तरीके से काम करती हो और हिंदी के एक प्रकार से जो पढ़े लिखे समाज हैं उनकी बोली हो। यानी कि जैसे आजकल जो जैसे मान लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ को पढ़ेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ को पढ़ेंगे, आचार्य शुक्ल के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो ये सब एक प्रकार से परिनिष्ठित भाषा है। ठीक है, अब परिनिष्ठित भाषा का मैं एक उदाहरण आपको बता दूं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आप देखेंगे अवधी में लिखी है, ठोस मतलब कि ठेठ अवधि में लिखी है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो एक प्रकार से ठेठ अवधि एकदम एकदम से जिसको कहते हैं पियवर अवधि या ठेस मतलब कि ठेठ अवधि, उसमें उन्होंने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो महाकाव्य है अवधि में लिखा गया है पद्मावत। लेकिन वहीं आप तुलसीदास जी महाराज की रचना देखेंगे जो कि एक प्रकार से कौन सी अवधि में है, पारनिष्ठित अवधि में, यानी कि उसमें व्याकरणिक सम्मत तरीके सारी चीज़ें हैं और उसमें शब्दों का प्रयोग जो है तुलसीदास जी ने बहुत ही एक प्रकार से ज़बरदस्त किया है। तो एक उनके अंदर कवित्व की प्रतिभा तो बहुत ज़्यादा थी ही, इसके अलावा एक महान संत तो थे ही वो। ठीक है, तो पारनिष्ठित भाषा जो होती है वो शिष्ट मतलब कि शिष्ट साहित्य की भाषा होती है। शिष्ट साहित्य वही होता है जो आजकल हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं। लोक साहित्य के रचयिता कौन है। तो लोक साहित्य के रचयिता अज्ञात हैं, इसका अज्ञात होता है, इसका कोई रचयिता नहीं होता। होता है जिसका पता नहीं चलता कि भाई किसने किया है, नहीं पता होता है, सभी लोगों ने किया है, किसी ने नहीं किया है। तो ये इस तरीके का होता है लोक साहित्य। 22 नंबर क्वेश्चन, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में पंडित राम नरेश त्रिपाठी के क्या विचार हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का कहना है कि ग्राम गीत और महाकवियों की कविता में अंतर है। ग्राम गीतों में रस है, महाकाव्य में अलंकार है। और जो ग्राम गीत होते हैं वो एक प्रकार से लोक साहित्य होता है और जो महाकाव्य होता है वो क्या होता है, महाकाव्य आपके शिष्ट साहित्य का एक प्रकार से शिष्ट साहित्य के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ग्राम गीतों में रस होता है, रसस्यते असो इति रसः, यानी जो शरीर को आनंद प्रदान करवाता है, आपको आनंद अनुभूति देता है। तो ग्राम गीतों में रस प्राप्ति होती है, लेकिन महाकाव्यों को पढ़ेंगे तो रस तो प्राप्त होगा, लेकिन मुख्य रूप से उसमें अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, इसी तरीके से और भी तमाम प्रकार की चीज़ें। ग्राम गीत हृदय का गान करता है, किसका, ये हृदय का गान करता है ग्राम गीत। और जो महाकाव्य होता है मस्तिष्क का, यानी कि ज्ञान का एक प्रकार से, मस्तिष्क का एक प्रकार से क्या करता है, गान करता है। ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोक साहित्य का लिपिबद्ध होना ही उसकी मृत्यु है, यह कथन किसका है। यानी कि अगर लोक साहित्य को आप लिख करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे तो वही उसका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, वहीं पर आप उसका खात्मा कर देंगे, यानी उसका अंत संभव, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोक साहित्य मौखिक ही अच्छे लगते हैं, लिखित अच्छे नहीं लगते हैं। यह कथन किसका है, फ्रैंक सिजविक का है। फ्रैंक सिजविक ने कहा कि भाई लोक साहित्य का लिपिबद्ध, यानी अगर आप उसको लिख करके रखेंगे, पोथी बना करके, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि लोक साहित्य मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके, सुना करके ही विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें इसकी एक प्रकार से क्या है, मर्यादा है। अगला क्वेश्चन से, शिष्ट भाषा को शब्द भंडार कहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि जो शिष्ट भाषा होती है, शिष्ट भाषा मतलब जैसे जो हिंदी साहित्य में आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, हिंदी काव्य ने पढ़ा, हिंदी गद्य में आपने पढ़ा, जो आपके हिंदी के साहित्य के कवि हैं वो सब आपके शिष्ट साहित्य में आते हैं। शिष्ट साहित्य भाषा को शब्द भंडार जो होता है लोक साहित्य से ही मिलता है, क्योंकि लोक साहित्य के जो शब्द होते हैं वही जा करके शिष्ट साहित्य में थोड़ा सा उसमें हेर बदल करके रख दिए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिष्ट साहित्य में किन रसों का प्रयोग होता है। तो शिष्ट साहित्य में कई रसों का प्रयोग होता है, जैसे कि शिष्ट साहित्य में करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, हरास रस। ठीक है, हास रस। हास रस जैसे कि हंसी हंसी भजय देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आमय हिमाचल के उछाह में। ठीक है, जो है क्या इसके आगे और भी था कि भाई शीस पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शंकर का जो विवाह है उस दौरान, तो हास रस हो जाएगा। शांत रस एक होता है, ऐसे ही करुण रस होता है। करुण रस तो आपको तुलसीदास जी के रामचरित मानस में भी मिलेगा कि शोक बिकल, कैसे है कि शोक बिकल सब रोवहि रानी। और आप देखें, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूम तल बारह बारा। तो कहीं ना कहीं पे करुण रस आप देखेंगे तुलसीदास जी की रचनाओं में या महाकाव्य में करुण रस बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, रामचरितमानस में भी और रामायण में भी। वीर रस आप देखते हैं कि वीर रस में आप देखते हैं अभिमन्यु का एक प्रकार से आप उसमें लिख सकते हैं। श्रृंगार रस में कि भाई कई श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, अब इसको मैं समझाऊंगा तो ये रस छंद अलंकार हो जाएगा और बड़ा लंबा क्लास चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
26 नंबर क्वेश्चन से लोक संस्कृति से क्या आशय है। लोक संस्कृति से आशय किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के पारस्परिक रीति रिवाज जो होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं और जो एक प्रकार से मतलब बहुत दिनों से लगातार एक प्रकार से चली आ रही हैं, वही लोक संस्कृति होती हैं। जो तीज त्यौहार हम लोग मनाते हैं, जो रीति रिवाज तमाम प्रकार की होती है, जो मान्यताएं होती हैं हमारी आपकी, वही एक प्रकार से क्या है, वही आपकी लोक संस्कृति होती हैं। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति मनुष्य के लिए क्या है। संस्कृति मनुष्य का चरम साध्य होता है और सभ्यता इस साध्य तक पहुंचने का एक प्रकार से साधन होता है। यानी कि सभ्यता के माध्यम से एक प्रकार से हम संस्कृतियों तक पहुंचते हैं। सभ्यता एक प्रकार से आपका दिमाग डेवलप करती है, जबकि एक प्रकार से संस्कृतियां, जैसे मान लेते हैं ये रिमोट बना, अब ये रिमोट एक प्रकार से बनाने में सभ्यता यही संस्कृति का एक भाग है, ये भौतिक संस्कृति का एक टुकड़ा है। अब भौतिक संस्कृति का विकास किससे होता है, जब सभ्यता आपकी उच्च लेवल की होगी, सोच उसकी ज़्यादा होगी, तो रिमोट जैसी एक प्रकार से चीज़ें बना पाएंगे हम लोग। ठीक है। यानी कि संस्कृतियाँ जो होती हैं वो सभ्यता के परिणाम स्वरूप ही आती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक संस्कृति क्या है, बताएं। तो लोक संस्कृति से हमारा अभिप्राय जनसाधारण की उस संस्कृति से होता है जो अपनी प्रेरणा लेखक से प्राप्त करती है और जिसकी उत्स भूमिका मतलब उस उत्स भूमि जनता होती है, यानी जनता ही इसमें एक प्रकार सर्वोपरि होती है, वही लोक संस्कृति होती है। अगला क्वेश्चन से 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, लोक संस्कृति किन अर्थों में नगरीय संस्कृति से अलग होती है। लोक संस्कृति नगरीय संस्कृति से नितांत भिन्न है, एकदम से भिन्न है। क्योंकि ये लिखित ना होकर के मौखिक परंपराओं पर अधिक निर्भर है, इसीलिए यह निरंतर तथा एक प्रकार से हमेशा आश्वस्त है। कुल मिलाकर के ये कि भाई ये नगरीय जो कल्चर है, नगरीय संस्कृति उससे बिल्कुल अलग है। चूँकि ग्राम्य गीत या जो लोक संस्कृति होती है उसको कहीं लिखा पढ़ा नहीं जाता है, वो एक प्रकार से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में मौखिक परंपरा या मौखिकता के माध्यम से एक प्रकार से एक दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। क्लियर। चले 30 नंबर क्वेश्चन से, जॉर्ज और फोरेस्टर ने लोक संस्कृति को किस प्रकार परिभाषित किया। तो लोक संस्कृति को जीवन के अन्य सामान्य तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जो एक क्षेत्र विशेष में बहुत से गाँवों में, कस्बों में, नगरों में कुछ या सभी लोगों की विशेषता के रूप में है, समाज के एक संगठित समूह में है, जिसकी एक लोक संस्कृति होती है। तो लोक संस्कृति के बारे में जॉर्ज और फोस्टर ने इस तरीके से परिभाषा दी। सोफिया बर्न ने लोक संस्कृति को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, बताएं। तो सोफिया बर्न की अगर बात की तो लोक संस्कृति को 3 श्रेणियों में विभाजित करती हैं। पहला है लोक विश्वास, दूसरा रीति रिवाज और प्रथाएं, और तीसरा है लोक साहित्य की चर्चा। ये सोफिया बर्न ने एक प्रकार से संस्कृति को, लोक संस्कृति को 3 भागों में बांटा, लोक विश्वास, रीति रिवाज और प्रथाएं और लोक साहित्य की चर्चा। क्लियर। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आप देखेंगे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य का संकलन कब शुरू किया। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य का संकलन शुरू किया है 1925 ईस्वी में। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी के लोक साहित्य का संकलन करने वाले विद्वानों के नाम लिखें। तो हिंदी साहित्य के लोक साहित्य का संकलन करने वाले विद्वानों में कई लोग हैं, जिनमें सबसे पहला नाम पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का आता है और दूसरा नाम देवेंद्र सत्यार्थी जी का आता है। ये 2 विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने लोक साहित्य का संकलन किया और लोक साहित्य में बड़ा काम किया है। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से, लोकगीतों का संकलन करने वाले विद्वानों का नाम उल्लेख कीजिए। तो लोकगीतों का संकलन करने वाले विद्वान कई हैं, जैसे कि सूर्यकर्ण पारीख, श्रीचंद्र जैन, संत राम अनिल, राम किशोरी श्रीवास्तव, सीता दमयंती देवी, श्याम चरो दुबे, शिव सहाय चतुर्वेदी, इसके अलावा कृष्णानंद गुप्त, ये सभी लोग जो हैं ये लोकगीतों के संकलन करने वाले विद्वानों में शामिल हैं। इन सभी लोगों ने लोकगीतों का क्या क्या संकलन किया है, उसको इकट्ठा किया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी जनपदीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो हिंदी जनपदीय परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हो गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन से, लोक साहित्य संग्रह के आंतरिक साधन कौन कौन से हैं। तो लोक साहित्य संग्रह के आंतरिक साधन कई हैं, जैसे कि जनता के साथ तदात्म में मानना। ठीक है। ये एक प्रकार से मतलब तदात्म में स्थापित करना, ये एक प्रकार से पहला साधन होता है। दूसरी सहानुभूति, तीसरा स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, चौथी जांच कर किसी तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर स्वीकार करना है तो उसको पहले उसकी जांच कर लें, उसकी पुष्टि कर लें, उसके बाद में उसको स्वीकार करें। तो ये एक प्रकार से होता है लोक साहित्य संग्रह के आंतरिक साधन, जिसके माध्यम से आप लोक साहित्य का संग्रह कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। लोक साहित्य संग्रह के बाह्य साधन क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, आप नोटबुक में उसको लिख लें, पेन और पेंसिल से उसको नोट डाउन कर लें, या कैमरे से रिकॉर्ड कर लें, या टेप रिकॉर्डर्स में उसको एक प्रकार से वॉइस को रिकॉर्ड कर लें। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, ये बाह्य साधन है। प्रश्न अगला है, लोक साहित्य के संकलन की 4 समस्याएं लिखें।
लोक साहित्य के संकलन में कई समस्याएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 समस्याएं हैं। पहली बात तो पर्दे की प्रथा, दूसरी है संकुचित मनोवृत्ति, तीसरी है पुनरावृत्ति में असमर्थता, और चौथी है गवैये हमेशा गाने को तैयार नहीं होते हैं। अब लोक साहित्य में एक प्रकार से हमेशा कोई व्यक्ति नहीं गाता है, किसी विशेष अवसर पर ही एक प्रकार से ऐसे गीत निकलते हैं और उसी समय लोग गाते हैं। ठीक है, महिलाएं गाएंगी तो एक प्रकार से घूंघट कार के मतलब कि एकदम से लटका के गाएंगी, तो वो भी एक प्रकार से, तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। और संकुचित मनोवृत्ति इसलिए चूँकि एक प्रकार से वो ज़्यादा उसको फैलाने की बात या ज़्यादा उसके बारे में नहीं कि भाई उसका विस्तार हो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचते। 39 नंबर क्वेश्चन से कृष्णदेव उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? कृष्णदेव उपाध्याय का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया तहसील में सोनबरसा नामक गांव में हुआ था। पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन से फाग गीत के बारे में बताएं, फाग गीत क्या होते हैं? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, फाग गीत की अगर बात की जाए, फगुआ जिसको कहते हैं गांव वगैरह में, होली का जब अवसर आता है, अभी होली का अवसर आया होगा, आप लोगों ने खूब गाया होगा फगुआ। अगर नहीं गाए हैं तो फगुआ वही होता है जो होली के अवसर पर गीत गाया जाता है। ठीक है, उसी को फाग कहते हैं। चूँकि फागुन में होली पड़ती है, होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के मनाने के पीछे पौराणिक कथा है कि जिस आदर्श और निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, वह आदर्श और उद्देश्य आज इस त्यौहार में नहीं है। क्योंकि पहले जो एक प्रकार से ये बुराई को जलाने की बात होती थी, जैसे मान लेते हैं भगवान मतलब कि ने एक प्रकार से, मतलब होलिका एक प्रकार से बुआ थी किसकी? प्रहलाद की। प्रहलाद को अपने जो है गोदी में लेकर के बैठ जाती हैं अग्नि में, चूँकि होलिका को वरदान था कि भाई वो जलेंगी नहीं, लेकिन वो एक प्रकार से जल जाती हैं। चूँकि कभी कभी क्या होता है कि जो एक प्रकार से वरदान वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं अगर आप बुरे कर्म करते हैं। यानी आपने कितनी अच्छाइयाँ करी, बहुत अच्छाइयाँ करी हैं, आपके पास बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन जब आप बुरे कर्मों को करेंगे, बुरे कृत्यों को करेंगे जिससे लोगों को नुकसान होगा, तो आपकी अच्छाई धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। ऐसे ही रावण बहुत पराक्रमी था, बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन जब उसने गलत काम करना शुरू किया तो उसका विनाश हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। तो आप सोचो, रावण जैसे विद्वान और महापराक्रमी का अंत तो निश्चित है। तो एक प्रकार से ये या हम लोग कौन हैं? तो कभी भी एक प्रकार से किसी भी मुद्दे को लेकर के ये ना सोचे कि भाई ये हमेशा रहने वाला, कोई शाश्वत नहीं है। तो जो आदर्श नियम एक प्रकार से होली को लेकर के मनाया जाता था, परंतु इतना तो सत्य ही है कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ होली का रंग लोगों पर चढ़ने लगता है। बसंत पंचमी के अवसर से ही होली पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, लोग गायकों के कंठ से फूट करके निकल जाते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को एक प्रकार से मनाई जाती है तो होली, और उसी दौरान एक प्रकार से सभी लोग जो है फगुआ गाते हैं। ठीक है, डेढ़ताल गाते हैं, चौताल गाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रकार के एक प्रकार से चीज़ें गाते हैं होली के अवसर पर। आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर क्वेश्चन है नल दमयंती। देखिए, ब्रज प्रदेश में नल और दमयंती की लोक कथा बहुत फेमस है और अनेक नामों से जानी जाती है। कहीं कहीं पर इसे ढोला कहा गया है, तो कहीं कहीं पर इसके नल पुराण कहा जाता है इसी नल दमयंती की कथा को, और कहीं कहीं पर नल दमयंती की जो कथा है उसका उत्तर भाग वस्तुतः ढोला मारू की कथा है, जो मूलतः राजस्थान में प्रचलित है। ढोला मारू रदूहा। ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला ढोला एक विस्तृत लोक गाथा है जिसमें नल दमयंती के कथानक के साथ साथ ढोला मारू की कथा भी सम्मिलित है। यानी कि नल दमयंती की जो कथा है वो भी एक प्रकार से सम्मिलित है। ये सब लोकगीत है, लोक कथाएँ हैं नल दमयंती की, तो एक प्रकार से, और इसमें ढोला मारू की भी कथा सम्मिलित है। तो नल दमयंती और दोनों ढोला मारू की कथा, ढोला और मारू ये 2 लोग हैं, ऐसे नल दमयंती 2 लोग हैं, तो इन दोनों की एक प्रकार से कथाएँ जो हैं वो नल दमयंती में शामिल हैं। तो नल दमयंती वो है, ठीक है, एक लोक गाथा या लोक कथा। आगे देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 43 नंबर है लोक गाथा लोरिकायन। लोरिक लोक प्रचलित एक साहसी वीर पुरुष के जीवन से संबंधित वीर कथानक मतलब कथात्मक लोक गाथा है। तो लोरिक लोक प्रचलित एक साहसी वीर थे, उनके जीवन से संबंधित है ये। ठीक है, लोक मतानुसार लोरिक नामक व्यक्ति का बड़ा भाई था समरू, सबसे बढ़ चढ़ करके बलशाली और पराक्रमी भी था। उन दिनों स्वयंवर विधान के अनुसार बल्लम भाला के बल पर विवाह
संस्कार होता था। पहले इसी प्रकार से शादी होती थी कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह लिए करवाए। और जैसे कोई मान लेते शादी हो भी गई है और जा रहे हैं रास्ते में, तो कहते थे धय दो डोला समर खेत मा, जे जीते ते ले उठाए। जिसको सौंदर्य पर कब्जा किसका होता था? शौर्य का, यानी जिसके पास पराक्रम है, जिसके पास पावर है, जिसके पास बल है, उसी की एक प्रकार से जो सबसे मूल्यवान वस्तु होती थी, सबसे जो सुंदर वस्तु होती थी, उस पर शौर्य का अधिकार होता था, यानी जिसके पास पावर है वही कब्जा लेता था उसको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी था। इन दोनों अपूर्व पराक्रमी भाइयों का विवाह भी बाहुबल के द्वारा ही हुआ था। इनके विवाह में उत्पन्न बाधाओं और जीवन की सभी घटित घटनाओं तथा शौर्य और बहादुरी का ओजपूर्ण चित्रण जो होता है इस लोक गाथा में अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जो लोक गाथा कौन सी? लोरिकायन। तो लोरिकायन लोक गाथा पढ़ेंगे तो इसमें दो भाइयों के वीरतापूर्वक स्वयंवर की कथा आपको मिलेगी, जिसमें लोरिक और संवरू ये दो भाई हैं जो कि बड़े ही पराक्रमी हैं, और इस तरीके से इनके बारे में मिलता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीए के बाद में आपको क्या करना है और कैसे आप बीए के साथ साथ या बीए करने के बाद में आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, और बैकअप प्लान भी मैंने सारी चीज़ें रणनीति बना रखी है। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपके करियर से संबंधित और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। यानी कि जो 6 सेमेस्टर में आपका जो को करिकुलर कोर्स होता है उसकी तैयारी विधिवत तरीके से पूरी करवा दी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जा करके, आपका ही चैनल है, और इसको आगे बढ़ाएं। चलें, 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये भी प्रश्न आपकी स्क्रीन में आज आप पूछा जाएगा प्रश्न परीक्षा में। ढोला मारू प्रश्न आ सकता है। तो ढोला मारू मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि सभी सिलेबस को एक वीडियो के माध्यम से आप जान पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, बाकी एक प्रकार से इनमें से प्रश्न आएंगे, और भी वीडियोस पहले दिया है उनमें से आएंगे, तो परेशान नहीं होना, बस आपका रिवीजन हो रहा है, इस मध्य से आप इसको पढ़ें। ठीक है, ढोला मारू। ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम प्रधान लोक गाथा है। यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। मानव हृदय के कोमल मनोभावों तथा बाह्य प्रकृति के बड़े ही मनोहर चित्र इस लोक गाथा में आपको देखने को मिलते हैं। प्रेम प्रधान गाथा होने के बावजूद भी इसका श्रृंगार वर्णन जो है वो एक प्रकार से मर्यादापूर्ण है, यानी इसमें जो एक प्रकार से श्रृंगार वर्णन किया गया है उसमें कोई नग्नता या इस तरीके की कोई बात नहीं है, यानी इसमें भी मर्यादा का ध्यान रखा गया। इस गाथा में मालवाड़ी का नक्सिक वर्णन कितने सुंदर शब्दों में किया है कवि ने। नक्सिक वर्णन जो होता है स्त्री के रूप, श्रृंगार, और उसका एक प्रकार जो है आँख कैसी है, नाक कैसी है, उसके एक प्रकार शरीर की बनावट कैसी है, उसका मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रकार से इसमें शामिल होती हैं नक्सिक वर्णन में। और खास करके नक्सिक वर्णन आप देखते हैं रीतिकालीन कवियों ने बहुत किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हंस चरण कदलीह जंघ, हंस चरण कदलीह जंघ कट केहर जिस खीण, और मुस सिसहर खंजर नयन, यानी कि नयन वगैरह खंजर की भांति, मतलब इस तरीके से बड़ा तुलना होती है। स्त्रियों की तुलना बेसिकली जानवरों से और मतलब प्रकृति के जो है जो सुरम्य चीज़ें होती हैं उनसे करी जाती। चांद से स्त्रियों के चेहरे की तुलना करी जाती है। अब एक कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में मुक्ति बोध, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चांद का मुँह टेढ़ा है। अब सारे कवियों ने क्या कर दिया था, चांद से तुलना करी थी, किसकी, स्त्री के मुखड़े की तुलना, कि चांद सा मुखड़ा तेरा। आप गाना देखते हैं बॉलीवुड के सॉन्ग में भी चांद को लेकर के या चांद को लेकर के बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और चांद की खूबसूरती, स्त्री की खूबसूरती से तुलना करी जाती है। तो चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे किसका पहरा, चश्मे का पहरा। तो इस तरीके से आप देखते ये सब कहीं ना कहीं पे नक्सिक वर्णन में ही आता है। ठीक है, कि भाई ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ठीक है, या ऐसे तमाम प्रकार के गाने बॉलीवुड में भी आपको मिल जाएंगे जो नक्सिक वर्णन करते हैं, और कुछ ऐसे भोजपुरी में मिलेंगे जो कि एक प्रकार से नग्नता का वर्णन करते हैं, मर्यादित नहीं होते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे वर्णन किए जाते हैं जो कि एक प्रकार से अभद्र प्रतीत होते हैं। तो वो चीज़ें नहीं, यहाँ पर भी एक प्रकार से मर्यादित चीज़ों के माध्यम से नक्सिक वर्णन इस तरीका किया गया है। हंस चरण कदिलीह जंघ कटके हर जिस खीण, मुस सिसहर खंजर नयन, कुछ श्रीफल कंठ बीड़ा, सुंदरी सोवन वत्र तसु, अहर अलत्ता रंगी, और केसर लेक खीण कट कोमल कुरंगी। ये एक प्रकार से ये इसमें ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है, प्रेम प्रधान लोक गाथा है, उसमें का एक उदाहरण है जो कि मालवाड़ी का नक्सिक वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। ठीक है, इसका पता नहीं चलता कि किसने किया है इसको, मतलब किस कवि ने लिखा है, मतलब ठीक है, ये सब अज्ञात होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से सोहर गीत।
अब सोहर गीत जन्मोत्सव के समय परिवार आनंद विभोर हो जाता है। जब लड़का पैदा होता है, बेसिकली लड़की के जन्म पर सोहर कोई नहीं गवाता है, लेकिन जब लड़का पैदा होता है तो सोहर होता है। तो कहते नहीं कि ललना हमार महाराज हुई हैं, सिरवा के ताज हुई हैं। ऐसे गाना भी मनोज तिवारी का फेमस हुआ है, पंचायत वेब सीरीज में भी आ गया है वो। तो उसमें क्या होता है उसमें यही तो है कि हमारा जनाता जो है बबुआ जीएम हुई हैं, नानाई तो सीएम हुई हैं, ठीक है, सिरवा के ताज हुई हैं, ललना हमार महाराज हुई हैं, सिरवा के ताज हुई हैं। इस तरीके से तमाम गाना आप देखते हैं। ऐसे ही ये सब सोहर ही हैं। ऐसी सोहर की जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई हैं, कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ये सब भी एक प्रकार से सोहर हैं। तो ये पुत्र प्राप्ति के समय गाए जाते हैं। छठी और बरही के दिन बेसिकली ज़्यादा गाए जाते हैं। उस समय स्त्रियों के हृदय में आनंद की अपार लहर उठती है और वे आनंदमय गीत गाने लगती हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को एक प्रकार से सोहर कहते हैं। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सोहर गाए जाते हैं। एक सोहर की कुछ पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे सोहर में एक पंक्तियाँ ये हैं, देखें इस पंक्तियों को कि आज ललन के जन्म भयो, धरती सुफल भयो हो, कि धन धन भागी, धन धन भागी हमारी हो। ऐसे इसको गाएंगे कि आज ललन के जन्म भयो, धरती सुफल भयो, धन धन भागी हमारी हो। ऐसे ही तो ये ऐसे ललना लाल हुई हैं, कुलवा के दीपक, या जो राजन जी महाराज ने गाया, इसको बड़े अच्छे तरीके से मनोज तिवारी जी ने अभी गाया, जो कि एकदम से फेमस गाना है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैंने भी कई जो है शॉर्ट्स बनाए हैं इस गाने पर, बड़ा अच्छा प्रतीत होता है। तो वही सोहर है। वो सोहर बेसिकली जब किसी लड़के का जन्म होता है तो उस दौरान सभी गांव की महिलाओं को बुलावा दिया जाता है। गांव की महिलाएं आती, बैठ करके आराम से सभी लोग, 4 महिलाएं या 2 महिलाएं गाने को कढ़ाएंगी और 4 लोग पुरवाएंगी उसको, ठीक है। जैसे एक लाइन जो कढ़ाएंगी पहले बोलेंगी, फिर उसी को पीछे बोलेंगी महिलाएं एक साथ और गाएंगी। तो मैं को एक फेल हो जाता है महिलाओं के आगे जब गाती हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं और एक सुर में सभी लोग गाएंगी, ठीक है। कंपटीशन भी हो जाता है बीच बीच में। चलें, 46 नंबर क्वेश्चन है विदेशिया। विदेशिया क्या है? विदेशिया एक नाटक है, भिखारी ठाकुर जी का सर्वाधिक चर्चित नाटक है। इसमें एक व्यक्ति विदेश में किसी वेश्या के चंगुल में पड़ करके अपने परिवार को छोड़ बैठता है। यानी कि प्रदेश पहले क्या होता था, घर से लोग गांव से पैसे कमाने के लिए, खास करके बिहार से लोग कलकत्ता जाते थे। इसीलिए बिहार में तमाम प्रकार के गाने बने कलकत्ता को लेकर के, क्योंकि कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल का एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उद्योग या एक प्रकार से नौकरियाँ वहाँ पर ज़्यादा मिलती रही। तो कलकत्ता एक बड़ा शहर रहा, चूँकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी भी रही है, अंग्रेज लोग वहाँ पर थे। तो इस दौरान जब एक प्रकार से लोग कमाने की होता था कि भाई हमको कमाने जाना, तो कलकत्ता लोग जाते थे। बिहार के बगल में पड़ता है कलकत्ता, थोड़ी दूर पर, मतलब कि थोड़ी दूर, मतलब कि जैसे कि अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, या एक प्रकार से लखनऊ जाते हैं, ठीक है, या और जाते हैं, मतलब कि दिल्ली जाते हैं यूपी के लोग अधिकतर कमाने। तो ऐसे ही बिहार के लोग जो होते हैं वो बगल में अपने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता निकल जाते हैं। तो कलकत्ता को लेकर के कि भाई अब बहुत सारे गाने कलकत्ता को लेकर के बने हैं, ठीक है। जो गाड़ी चलती कलकत्ता को लेकर के, उस पर रेलिया बैरन पिया को लिहाँ जाए रे, जो है पानी बरसे टिकस गली जाए हो, मतलब कि पानी बरसे टिकस गली जाए, जो पिया हमारे जा रहे हैं वो लौट आवें। इस तरह के गाने आपको जो है भोजपुरी में बहुत सारे गाने देखने को मिलेंगे। तो भिखारी ठाकुर का जो रचना है विदेशिया नाटक है, उसमें एक व्यक्ति होता है जो विदेश में रहता है। वो किसी वेश्या यानी किसी एक प्रकार से ऐसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया है जो कि एक प्रकार से धंधे वाली है, और उसके चक्कर में वो अपनी बीबी को, अपनी स्त्री को भूल गया है, ठीक है, अपने परिवार को छोड़ बैठता है। उसके प्रदेश चले जाने पर नवपरिणीता, यानी कि जो उसकी एक प्रकार से नई नई शादी हुई है उस व्यक्ति की, जो बाहर गया हुआ है, तो नवपरिणीता यानी जो उसकी शादी नई नई शादी हुई, उसकी जो पत्नी है वो विरह में व्याकुल हो उठती है, और उसकी मन स्थिति जो है एक प्रकार से बहुत ही एक प्रकार से विरह अवस्था में हो जाती है। और बड़ा ही मार्मिक वर्णन जो है यहाँ पर करती है वो पत्नी, फूट फूट कर रोते हुए बटोही से कहती है। बटोही एक प्रकार से, बटोहिया मतलब कहीं पर ले जाने वाला, या एक प्रकार से पत्र या संदेश ले जाने वाला, ऐसा माना जाता है बटोहिया। जैसे आपने गाना सुना होगा कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। आपने एक मूवी है उसमें चंदन और गुंजा
नाम के दो पात्र होते हैं और उस दौरान डल्लफ पर बैठे होते हैं, वो बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, तो उसी पर बैठ करके जाते हैं। तो वो गाना गाती है लड़की कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठीक है। तो वो बताता है कि भाई ये डगर, ये सुहानी सी डगर, लड़की कहती है कि सुहानी सी डगर जरा देखन दे। तो इस तरीके के वो भी एक प्रकार से लोकगीत में ही आता है। क्लियर। सब जो है बड़ी पुरानी मूवीज़ अगर देखें तो उसमें लोकगीत का बड़ा महत्व रहा है। तो इसमें कहती है वो बटोही से, जो पत्नी है, फूट फूट करके कि गोड़ तोर लागी रामा, मतलब कि मैं तुम्हारे गोड़ लगती हूँ, पैलगी करती हूँ, कि भैया बनजरवा से, बनजरवा मतलब कि बंजारा लोग जो होते हैं वो इस तरीके से गाना वाना गाते थे। बंजारा कहते नहीं कब आएंगे मेरे बंजारे, एक गाना फेमस नहीं बंजारा। तो बंजारा ऐसी प्रजाति या ऐसी जाति होती हैं जो एक स्थान पर नहीं रहती, अलग अलग स्थानों पर बसती हैं और जाती हैं। और बंजारे की जो लड़कियां होती हैं वो डांस वगैरह करती हैं, उन्हीं को एक प्रकार से कुछ लोग वैश्या बोल देते हैं, हालांकि वो उचित नहीं होता कभी कभी, क्योंकि कई बंजारन ऐसी नहीं होती। तो गोड़ तोर लागी रामा भैया बंजरवा से हमरी, मतलब बंजरवा एक ऐसा भी है कि भाई जो बाहर रहता है या फिर जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई ठिकाना ना हो, ठीक है, बसने का, उसको भी बंजरवा कहते हैं। ठीक है। बंजरवा का मतलब की होता है कि अपने प्रदेश या दूसरे प्रदेश में रहना या इस तरीके का। ठीक है। और एक बंजारा की जात प्रजाति भी होती है। हमारी बिने सुन ले हो रे बटोहिया, बटोहिया से स्त्री कहते कि हमारी बिने सुन ले हो, गोड़ तोर लागी रामा भैया बंजरवा से हमारी बिने सुन ले हो रे बटोहिया, जहूँ तुह जैबो रामा पूर्वी बजनिया बनिजिया से, मतलब जहूँ तुह जैबो रामा पूर्वी बनिजिया से हमरो सनेस ले जाहु रे बटोहिया, मतलब कि हमारा भी संदेश लेकर के जाओ। और अगर उधर जा रहे हो जहाँ पर हमारे जो है प्रदेश में जो पति हैं उधर जा रहे हो, तो हमारा संदेश भी उनसे कह देना। ठीक है। और रो रो करके अपनी विरह दशा का वर्णन करती है। पूरा पढ़ेंगे तो और विस्तार से उसमें चीज़ें जान मिलेंगी। हालांकि आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लोक कथा क्या है। तो लोक कथाएं वैदिक काल, उपनिषद काल, पुराण काल आदि से प्रचलित रही हैं हमेशा से। आज भी हम देखते हैं, हम जन प्रचलित लोक कथाओं के उदाहरण ग्राम्य समाज में मौखिक रूप से देखते हैं, जैसे कि राजा भर्तृहरि की कथा, रानी सारंगा की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, सती अनुसुईया की कथा, पद्मिनी की कथा, सती सावित्री की कथा, भक्त पूरनमल की कथा, सारंगा और सदा ब्रज की कथा। ये सारी कथाएं जो हैं प्रचलित हैं, जो कि लोक कथाओं के ही भाग हैं। ठीक है। लोक कथा के रूप में आज भी इन सभी कथाओं का वर्णन मिलता है, जो कि पौराणिक सत्य कथाएं हैं। ठीक है। यानी कि ये कथाएं एक प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुना करके आई हैं। ठीक है। तो ये कथाएं आज भी फेमस हैं। तो ये लोक कथाएं होती वैदिक काल, उपनिषद काल, पुराण काल से लेकर के और वर्तमान तक प्रचलित हैं। ये लोक कथाएं होती, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से ऋतु संबंधी किन्हीं दो गीतों का उल्लेख कीजिए। तो इसके अंतर्गत जैसे कि ऋतु में किसी ऋतु की बात, जैसे ऋतुओं में कजली गाई जाती, कजरी, जैसे कि अब कजरी वाला मौसम आने लगा है। सावन की ऋतु जैसे आएगी, झूला पड़ेगा, तो उस दौरान झूले पर बैठ करके जो स्त्रियां होती, जिनके पति प्रदेश में होते हैं, कलकत्ता वगैरह चले गए होते हैं, तो वो एक प्रकार से स्त्रियां झूले पर बैठ कर कजरी गाती थी। कजरी एक प्रायः विरह गीत होता है जो स्त्रियां लोग गाती झूले झूलते दौरान। तो कजरी हो गया, मलार हो गया, झूला, होली, चैता, बारहमासा। बारहमासा मतलब 12 महीनों की विरह दशा का वर्णन। चैता मतलब चैत महीने में गाया जाता है। होली फागुन में, झूला सावन में, मलार भी ऐसे होता है। ये सब गीत एक प्रकार से ऋतु संबंधी गीत हैं, यानी ऋतुओं में, विशेष ऋतुओं में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लोकगीत के प्रमुख रूपों का उल्लेख कीजिए अथवा लोकगीतों के 2 प्रकार बताएं। तो लोकगीतों के प्रकार की अगर बात की जाए तो लोकगीत अनेक प्रकार के होते हैं। पहला होता है, कुछ गीत ऋतु से संबंधित होते हैं, कुछ गीत व्रत में गाए जाने वाले होते हैं, व्रत संबंधी गीत, कुछ कृषि से संबंधित गीत, यानी खेती करने में कुछ लोग मतलब कि कुछ बोते समय गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के कुछ गीत होते हैं जो गाए जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से लोकगीतों के कई प्रकार हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पौराणिक कथा का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो पौराणिक आख्यानों को पौराणिक कथा के अंतर्गत रख सकते हैं। पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि धर्मगाथाओं से पूर्व की है। पौराणिक कथाओं में महाभारत, कृष्ण, राम, शिव, इन सभी के 24 अवतारों का प्रसंग आता है और इसमें एक प्रकार से कई कथाएं आपको मिलती हैं। तो ये सब एक प्रकार से पौराणिक कथाएं हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कीर्तनिया जो है, इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। तो नृत्य प्रधान लोक नाट्य है कीर्तनिया की अगर बात की तो मिथिला जनपद का ये है, मिथिला मतलब कि बिहार में पड़ती है मिथिला। तो मिथिला जिले का धार्मिक नाट्य है ये कीर्तनिया। अन्य लोक नाटकों की भांति यह भी धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। कीर्तन, जैसे कीर्तन होता है कीर्तनिया, इसके अलावा भगवत स्मरण के रूप में किया जाता है कीर्तन वगैरह। अभी आप देखते हैं जब
बरसात का महीना होता है, यानी कि इस दौरान अभी कुछ दिन के बाद में जो है माता काली को लेकर के पूजा होगी, जिसको भगहर की पूजा कहते हैं। उसमें भी कीर्तन वगैरह होने का प्रावधान होता है, ठीक है। तो कीर्तनिया होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये पूजा होती है। किसी मतलब जिसमें लोग ग्राम देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी की पूजा होती है, सब होता है। किसी लोक विश्वास का उल्लेख कीजिए। जैसे जादू टोना एक लोक विश्वास होता है, जादू टोना पर लोग विश्वास करते हैं, आज भी करते हैं। झाड़ फूँक पर विश्वास करते हैं, जैसे कि झाड़ फूँक की बात बताऊँ, जैसे कि अभी भी मैं एक प्रकार से थोड़ा बहुत क्या हुआ था कि खाने पीने पर समय ध्यान दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एक प्रकार से आपको मेरे चेहरे में बदलाव दिख रहा होगा। तो भैया जब थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, थोड़ा सा और अच्छा शीशा उसा में जब देखे कि भाई अच्छा लग रहा है चेहरा थोड़ा बहुत, तो फिर जब जो है मैं गाँव में निकला तो सभी लोगों ने देखा, अरे भैया शुक्ला जी, अरे तो बड़ा तो सुंदर हो, शुक्ला जी मोटाई आए हो, ऐसे तमाम लोगों ने कहा। अब क्या हो गई भैया, नज़र लग गई हमको। अब नज़र लग गई, अब मैं ये अंधविश्वास या कुछ ऐसा नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ आपको, लेकिन जो गाँव वगैरह में होता है, तो घरे आए तो पेट दर्द करने लगा, मतलब तो मैंने बताया माता जी से कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि पेट दर्द हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मम्मी कहीं कि नज़र लग गई होगी। तब बगल में एक हमारी चाची हैं, बगल में पड़ती हैं थोड़ी मतलब कि, तो उन्होंने कहा वो नज़र झाड़ती वाड़ती हैं, मतलब कि तो ऐसा नज़र ढालेंगी तो कहेंगी नज़र नहीं लगी है। तो मतलब कि ये होता है कि भाई जब अगर जमुआई आ गई तो जानो नज़र लगी है, ऐसे होता है। तो वो एक प्रकार से अ, जादू टोना, झाड़ फूँक, इसके अलावा शगुन अपशगुन, ये सब एक प्रकार से देखा जाता है लोग मतलब कि समाज में। जैसे मान लेते हैं मंगर बुध उत्तर दिश काला, ऐसे होता है कि भाई अगर आपको मंगर और बुध में उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी है तो नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही तमाम प्रकार की मान्यताएं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये सब लोग विश्वास होते हैं, लोगों में विश्वास होता है पहले से कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सब लोग विश्वास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ग्रामीण जन गहरी आस्था होती है जादू टोना, झाड़ फूँक, शगुन अपशगुन में, ठीक है, लोग विश्वास करते हैं। चूँकि उन्होंने किया, उनके पिताजी ने किया, और उनके मतलब कि उनके पिताजी ने किया, उनका अच्छा नहीं हुआ, तो उनके उनके परंपरा में चल गई कि भाई अब ये काम नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग एक प्रकार से देखते हैं कि किसी में विवाह के समय में आप देखते हैं हमारे में ये छाजता है, हमारे में ये नहीं छाजता, ऐसे लोग बताते हैं। तो वो सब एक प्रकार से लोक विश्वास के ही अंग होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। लोक वार्ता को संक्षेप में बताएं। लोक वार्ता क्या है? लोक वार्ता एक जीवित शास्त्र होता है। लोक का जितना जीवन है, लोक का जितना जीवन है उतना ही लोक वार्ता का विस्तार है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन से अंकिया क्या है? अंकिया जो है असम का लोक नृत्य है। अंकिया क्या है? असम का लोक नृत्य है, और नाटक का एक अंक भी है एक प्रकार से अंकिया। अंकिया को नाटक का एक अंग कहते हैं, और असम में एक प्रकार से अंकिया होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है यक्षगान नामक लोकनाट्य कहाँ प्रचलित है? तो यक्षगान लोकनाट्य जो है दक्षिण भारत में प्रायः कर्नाटक वगैरह के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन से विदेशिया लोकनाट्य के प्रणेता कौन है? तो भिखारी ठाकुर जी हैं, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन से लोकनाट्य को परिभाषित करें। लोकनाट्य क्या है? लोकनाट्य की अगर बात की जाए तो लोकनाट्य सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण से निर्मित होने से लोक कथाओं मतलब लोक कथानकों, लोक विश्वासों और लोक तत्वों को समेटे चलता है, और जीवन का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो लोकनाट्य होता है। 58 नंबर क्वेश्चन से बाबू कुंवर सिंह लोक गाथा है या लोक कथा है? बताएं। बाबू कुंवर सिंह नाम से जो एक प्रकार से लिखी गई रचना है, ये लोक गाथा है कि लोक कथा है, इसके बारे में बताएं। तो बाबू कुंवर सिंह जो है ये एक लोक गाथा है। 59 नंबर क्वेश्चन से फाग गीत एक उदाहरण लिखिए। फाग गीत का, फाग गीत का कोई एक उदाहरण लिखिए। फाग गीत क्या होता है? फाग गीत को कैसे गाते हैं? जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा, सभी लोग अगर बेसिकली होली खेलते समय एक गाना सबके मुखारबिंदों पर होता है, जो है एक मूवी में आया था गाना ये, और अच्छे मतलब क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी ने गाया था क्या कि होरी खेलें रघुबीरा अवध में, होरी खेलें रघुबीरा, क्या करे हाथा कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कि क्या करे हाथा कनक पिचकारी, और क्या करे हाथ मजीरा, होली खेलें रघुबीरा अवध में, होली खेलें रघुबीरा। ऐसे इसको गाया जाता है। राम के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, हाँ कनक पिचकारी, और सीता के हाथ मजीरा, सीता के हाथ अबीरा, होली खेलें रघुबीरा अवध में, होली खेलें रघुबीरा।
ये फागुन का गीत है। होली के दौरान आप सभी लोग गाते हैं कि होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा के करे हाथ कनक पिचकारी, के करे हाथ अबीरा, राम के हाथ कनक पिचकारी और सीता के हाथ अबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। तो ये फागुआ का गीत है, फगुआ है, इसको एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये लिख दीजिएगा, बहुत ही सरल है। परीक्षा में अगर आएगा तो आसानी से इसका उदाहरण आप लिख पाएंगे। मैं गा वगैरह नहीं, मतलब कि गाने में बड़ा कच्चा हूँ, मैं गा नहीं पाता हूँ सही तरीके से, तो माफ़ी चाहूँगा अगर कोई दिक्कत हुई होगी, बोर हुए होंगे आप लोग अगर, ठीक है। हमको झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चले बाबुल गीत का एक उदाहरण दीजिए। बाबुल गीत, बाबुल गीत बेसिकली जब लड़की विदा होती है उस दौरान शायद गाया जाता है। बाबुल गीत की अगर बात किया है तो अबले तू रहलू बेटी बाबा के दुअरिया से, अब तह जइबे ए बेटी ससुरा नगरिया। ये एक प्रकार से क्या है, यानी एक बेटी जो अभी तक एक पिता की पुत्री है, एक भाई की बहन है, अब वही एक प्रकार से पुत्री क्या होती है, एक माता की प्यारी है, एक पापा की परी है। अब वो जाएगी कहाँ पर, अब वो ससुराल जाएगी। तो उस ससुराल जानते समय जब विदाई होती है लड़कियों की, माता पिता और पूरा का पूरा लड़की परिजन जो होता है वो रोता है, और उस रोने के दौरान बहुत सारी महिलाएं कुछ गाना या गीत गाती हैं। तो वो गीत एक प्रकार से बेसिकली वो होता है बबुला गीत, या एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि बाबुल के घर छोड़ के पिया, इसमें देखते हैं बाबुल वगैरह गाना आपने देखा होगा बॉलीवुड वगैरह मूवी में। तो बाबुल गीत बेसिकली ऐसे होता है कि अबले तू रहलू बेटी बाबा के दुअरिया से, अब तह जइबे बेटी ससुरा नगरिया। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन से संस्कार गीत। संस्कार गीत क्या होता है महोदय, देखें तो भारतीय समाज में समाज धर्म से ओतप्रोत है, इसलिए भारतीय खास करके हिंदू जन्म में आप देखते हैं, जन्म से लेकर के मतलब हिंदुओं में मृत्यु पर्यंत, यानी जन्म जब से आप लेते हैं, जन्म से पहले से लेकर पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, और जब आप मर जाते हैं मरने के बाद तक, जन्म के पहले से और मरने के बाद तक आप संस्कार होता रहता है आपका। जन्म से किस समय, आप जन्म से पहले पुंसवन, गर्भाधान, ये सब संस्कार जन्म से पहले हो जाता है। जन्म के मतलब मृत्यु के बाद में अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसको 13वीं संस्कार कहते हैं, जन्म के बाद मतलब मृत्यु के बाद होता है। तो कई संस्कार करने पड़ते हैं। हमारे धर्मशास्त्रियों ने 16 संस्कारों का विधान किया है। जन्म से पहले भी पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सब होते हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, परंतु आधुनिक युग में इन संस्कारों का कहीं प्रचलन नहीं है। धर्मशास्त्रों में वर्णित 16 संस्कारों में कुछ महत्वपूर्ण संस्कार हैं, जैसे कि पुत्र जन्म संस्कार, जब पुत्र पैदा होता है तब। दूसरा होता है मुंडन संस्कार, जो आजकल मनाया जाता है वर्तमान में। अब तो पुंसवन, गर्भाधान ये सब एक प्रकार से लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन पुत्र जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, उसके अंदर यज्ञोपवीत, यानी कि जिसमें बच्चा मतलब कि जिसमें यज्ञोपवीत धारण करता है व्यक्ति, से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग एक प्रकार से धारण करते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात आयुष्मग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत संस्कार जो एक प्रकार से होता है वो विद्या अध्ययन से पहले किया जाता है, और विद्या अध्ययन तभी आप, या वेद वगैरह तभी आप पढ़ सकते हैं, वेदारंभ आपका तभी होगा जब आप यज्ञोपवीत पहने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पवित्र होता है, शरीर को पवित्र करता है। विवाह संस्कार उसके बाद में होता है, फिर गौना संस्कार होता है, फिर उसके बाद मृत्यु संस्कार, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं, वो होता है। इन सभी अवसरों पर मृत्यु के अतिरिक्त स्त्रियां मधुर स्वरों में संस्कार संबंधी गीत गाती हैं। केवल अंत्येष्टि संस्कार में या मृत्यु संस्कार में गीत नहीं गाया जाता है, क्योंकि वो शोक का होता है। लेकिन देखें, शोक में और विरह में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, शोक जब कोई मर जाता है तब गाया जाता है, जैसे शोक बिकल सब रोम हिरानी रूपशील बल तेज बखानी और करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमतल बारह बारह। ये एक प्रकार से शोक हो गया। लेकिन एक प्रकार से जो विरह होता है उसमें, जैसे कि रामचरितमानस से ही ले लें कि हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। भगवान राम इस प्रकार से विरह करते हैं। अब आप सोचो, भगवान राम प्रभु हैं, ईश्वर हैं, वो ऐसे कर सकते नहीं। वो एक प्रकार से लोगों को बताते हैं कि एक मनुष्य, जब एक भगवान भी मनुष्य के रूप में आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आता है, और एक प्रकार से मनुष्य के किरदार निभाता है, तो उसको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य जो होता है वो कष्ट का पुतला है, उसको संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, और संघर्ष ही मनुष्य का एक प्रकार से ध्येय और उद्देश्य होता है। इस शरीर को आप जितना तपाओगे उतना ही निखरोगे, चूँकि सोना जितना तपता है उतना आगे बढ़ता है, उतना चमकता है। तो इस तरीके से आपको एक प्रकार से अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्त्रियां मधुर स्वरों में संस्कार गीत गाती हैं, तो वही होता है आपका संस्कार गीत। ठीक है, 16 संस्कारों के अवसर पर अलग अलग संस्कारों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन से लोरी। लोरी क्या है भैया? लोरी की अगर बात की जाए
देखिए लोरी, लोरी क्या है? छोटे नन्हे बच्चों को सुलाने या उनको शांत करते समय औरतें चांद तारे और नाना प्रकार के प्राकृतिक साधनों का नाम ले लेकर के गीत गाया करती हैं। इन गीतों को लोरी कहते हैं। लोरियों में अक्षर, मात्रा और स्वर विशेष का महत्व नगण्य होता है। इसमें उसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ ताल मेल कुछ नहीं होता है। लोरी बस गाती हैं, बस उसका कोई ज़्यादा उतना वो नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको समझाऊं तो एक प्रकार से जो लोरी होती है, बच्चा जब रोता है तो उसको सुलाने के लिए माँ वगैरह जो होती है लोरी गाती हैं। ठीक है, कि जो है क्या बोलते हैं, चंदा मामा दूर के पुई पकावे, ऐसे कुछ होता नहीं कि वो, तो ये एक प्रकार से वो लोरी होती है। 63 नंबर है नौटंकी। नौटंकी तो आप सब लोग जानते हो, वो राम मनोहर लोहिया में जितना जाने पढ़त हो लड़के भर सब नौटंकी जानते हो, और लड़कियों जानते हो कि नौटंकी का है। चूँकि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है नौटंकी। नौटंकी में क्या हुआ थे? नौटंकी एक ऐसा अंग है, नाटक का एक अंग है, जो रंगमंच की दृष्टि से नौटंकी का विशेष महत्व रहा है। नौटंकी के संदर्भ में कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रारंभ में इन ख्यालों के साथ 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते थे, इसीलिए इसको नौटंकी कहा गया। ये 9 प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते थे नौटंका के नाम से पुकारे जाते थे। यह नौटंका आगे चल करके नौटंकी के रूप में रूढ़ि शब्द बन गया और इस तरीके से नौटंकी होती है। नौटंकी में क्या होता है, जो पुरुष लोग होते हैं वो किरदार निभाते हैं स्त्रियों का। कुछ पुरुष लोग होते हैं जो स्त्रियों के कपड़े पहन करके सज धज करके मेकअप वगैरह कर करके सामने आते हैं, और नगाड़ा, नौटंकी, मजीरा, ढोल ये सब एक प्रकार से बजता, धन तड़क तड़क धिन तड़क तड़क इस तरीके से बजता है। ठीक है, गाँव वगैरह में नौटंकी शादी ब्याह में पहले होता था, अब तो लगभग ऑर्केस्ट्रा वगैरह होने लगा है। ठीक है, तो पहले नौटंकी होती थी, उसमें लोग एक प्रकार से पहले तो कुछ देर तक पर्दा रहता था, तो पहले वो होता था एक दो ठो जोकर होते हैं उसमें, जोकर मजाक वजाक करते हैं उसमें। ठीक है, और कुछ नाचने वाली एक प्रकार से जो लड़के होते लड़कियां बनी होती हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और होती है इसमें नौटंकी में, क्या होता है कि भाई बाद में जब गाना वाना हो जाता है उसके अंदर पाठ बांधते हैं लोग। पाठ मतलब जिसमें राजा रानी ये सब बनते हैं और तमाम प्रकार के किरदार निभाते हैं, वो नौटंकी होती है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन से रामलीला। रामलीला भी आप जानते होंगे। रामलीला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वव्यापी लोकमंच है। आज रामलीला का प्रचार प्रसार पूरे भारत में है। इसकी आधारशिला संत कवि गोस्वामी तुलसीदास तथा मेघा भगत ने काशी में रखी थी। इसमें भगवान राम का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसे लीला शब्द राम लीला की देन है। ठीक है, रासलीला के ही अनुकरण पर रामलीला का प्रचार हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रासलीला और रामलीला, रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और रामलीला भगवान राम से। बहुत कुछ समानता पाई जाती है दोनों में, दोनों के मंच मुक्ताकाशी होते हैं। ठीक है, आगे देखते 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 65 नंबर क्वेश्चन से गोपीचंद भरथरी पर टिप्पणी लिखी, अथवा गोपीचंद के बारे में बताएं या फिर भरथरी के बारे में बताएं। तो राजा भरथरी ये भी नाथ परंपरा के अनुगामी थे। नवनाथों में इनका भी नाम आता है। राजा भरथरी एवं रानी सामदेई की प्रसिद्ध कथा ही इस लोक कथा का विषय रहा है। इस गाथा को जोगी लोग ही गाते हैं। जोगी लोग आप देखते हैं गांव वगैरह में जो आते हैं जोगी, अगर आप लोगों ने नहीं जाना होगा जोगी बाबा को, तो जोगी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जोगी एक प्रकार से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक प्रकार से एक सारंगी लिए होते हैं और उसको ऐसे करके बजाते हैं और उसमें गाते हैं, सुनो राजा भरथरी, ऐसे गाना गाते हैं भरथरी, और इन्हीं कथा गाते रहते हैं वो हमेशा। ठीक है, कभी जोगी बाबा आए आपके घर में तो देखेंगे, और यूपी में तो आते रहते हैं। इस गाथा को जोगी लोग ही गाते हैं। उज्जैन के राजवंश में इनका संबंध था राजा भरथरी का। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई समझे जाते हैं राजा भरथरी, और राजा गोपीचंद के मामा भी बतलाए जाते हैं ये। ठीक है, अब राजा गोपीचंद कौन थे? राजा गोपीचंद की बात की जाए तो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत गोपीचंद का नाम प्रमुख रूप से आता है। नवनाथों में एक नाथ में भी गोपीनाथ का नाम आता है। जोगियों में गोपीचंद की गाथा बहुत प्रचलित है। गोपीचंद राज्य और भोग विलास सब कुछ छोड़ करके माता मैनावती के आदेश के अनुसार तपस्या करने वन में चले जाते हैं, और उनके इस त्याग की कथा ही लोक गाथा के रूप में प्रचलित है। गोपीचंद की गाथा समस्त भारत में प्रचलित है। गोपीचंद का संबंध बंगाल के पाल वंश के राजाओं में से एक था। ठीक है, तो इस तरीके से ये है भाई एक प्रकार से गोपीचंद और राजा भरथरी, जो कि जोगी लोग इसका गीत गाते हैं। ठीक है, योगी लोग जो होते हैं जो नाथ संप्रदाय से दीक्षा लिए होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन से भोजपुरी लोकगीत और उनके प्रकार बताएं। लोकगीत, लोकगीत शब्द अंग्रेजी के फोक सॉन्ग का पर्यायवाची रूप माना जाता है। फोक सॉन्ग जर्मनी के जो है बाल्क शब्द का मूल रूपांतर है। जहाँ तक लोकगीत की परिभाषा का प्रश्न है, हम समान रूप से यह कह सकते हैं कि लोक में प्रचलित, लोक के द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीत को हम लोकगीत कहते हैं।
उसका रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है और शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार को उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध बाणी और सहज उद्भुत होता है वही लोकगीत होती है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं भोजपुरी लोकगीतों को संस्कार कई भागों में बांटते हैं, जैसे कि भोजपुरी लोकगीतों में संस्कार गीत, ऋतु संबंधी गीत, ठीक है, इसके अलावा व्रत संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत बहुत सारे होते हैं, श्रम गीत, देवी देवताओं के गीत, सामाजिक, ऐतिहासिक और देशभक्ति के गीत, विविध प्रकार के गीत और सी है। तो 8 श्रेणियों में इन्होंने बांटा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से लगातार मैं वीडियो देता रहता हूं और आप लोग आसानी से पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त, ठीक है। चले और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चले, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न 67 नंबर, लोक नृत्य नाट्य जो है सगबारीस का परिचय दें। तो गबरी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, गबरी, ठीक है, ये गबरी कर लें इसको, गबरी एक राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के भीलों का लोक नृत्य है। जो भील जनजाति के लोग हैं उनका लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्रों को मांझी कहते हैं, जिसमें नृत्य वगैरह करते हैं उनको जो मुख्य होता है उसको मांझी कहते हैं, और अन्य गौड़ पात्रों को खेलबे के नाम से, तथा सूत्रधार को जो है मतलब जो इसको करवाता है उसको कूटकड़िका बोलते हैं। जो अन्य पात्र होते हैं उनको खेलबे बोलते हैं, जो मुख्य पात्र होता है उसको मांझी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हीर रांझा लोक गाथा का परिचय दीजिए। हीर रांझा के बारे में बताएं। तो हीर और रांझा ये 2 लोग हैं, इनकी लोक कथा बड़ी फेमस है हीर रांझा की, और मूवी भी बन चुकी है। यह भी ब्रज और कुरु प्रदेश की जनप्रिय लोक गाथा है। यद्यपि इस लोक गाथा में घटना, पात्र और स्थान का संबंध तो पंजाब प्रांत से है, किंतु प्रेम की मार्मिकता और अलौकिकता के कारण से इसने अनेक प्रांतों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त करी है। रांझा इस कथा का नायक है, और जो तरुत हजारे का जाट ग्वाला था, और हीर उसकी प्रियतमा थी, जिसका संबंध उस जाट घराने से था जिसकी गायें रांझा चराता था। दोनों का प्रेम में आने वाले सामाजिक और पारिवारिक विघन, रांझा का गोरखनाथ से दीक्षा लेना, और दोनों का विरह बड़ी मार्मिकता के साथ इस लोक गाथा में चित्रित हुआ है। हीर और रांझा के बारे में ये कथाएं प्रचलित हैं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 2 लोक गाथाएं लिखिए। तो पहली है ढोला मारू रदूहा और दूसरा है नल दमयंती, ये 2 लोक गाथाएं हैं। 70 नंबर क्वेश्चन से लोक नाट्य के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखें। तो सामाजिक लघु प्रहसन, और दूसरा है मध्य रात्रि में आरंभ होकर के प्रातः काल तक अभिनय गीत नाट्य, ये एक प्रकार से लोक नाट्य के प्रमुख प्रकार हैं। 71 नंबर क्वेश्चन से लोक नाट्य के विविध रूप क्या हैं। लोक नाट्य के कई रूप हैं, नृत्य प्रधान वर्ग, स्वांग प्रधान वर्ग और संगीत प्रधान वर्ग, ये लोक नाट्य के 3 रूप हैं। 72 नंबर क्वेश्चन से 2 लोक कथाओं के नाम लिखें। तो धर्म गाथा और दंत कथा, ये एक प्रकार से लोक कथाएँ हैं 2, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है श्रम गीत के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट करें। तो श्रम गीत कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रोपनी गीत, रोपनी मतलब जैसे धान वगैरह जब आप बोती हैं महिलाएं तो उस समय रोपनी गीत गाती हैं। सोहनी के गीत और जात सार का मतलब क्या होता है, जब महिलाएं जाता चलाती थी, पहले जाता होता था जैसे कि गेहूं पीसने की एक प्रकार से मशीन होती थी जाता, जो पत्थर होते थे 2 पत्थर, एक पत्थर नीचे रहता था, एक पत्थर बड़ा सा ऊपर, उस पर लकड़ी लगी होती थी, उसी को घुमाना रहता था, उसमें गेहूं छेद होता था, उसी गेहूं में डालते थे और इस तरीके से गेहूं आटा बनता था। अब तो चक्की वगैरह चल गई नहीं, पहले तो ऐसे ही महिलाएं सुबह 4 बजे या 3 बजे उठती थी और उसके बाद में एक प्रकार से सारी चीज़ें करके उसके बाद में मतलब कि सुबह उठते ही 10-12 महिलाएं इकट्ठा होती थी, क्योंकि संयुक्त परिवार होता था, सभी महिलाएं बैठती थी, 4-4 लोग, तो कुछ लोग एक जाते एक दो जाता इकट्ठा होता था, तो कुछ लोग कुछ देर पीसती थी, कुछ लोग कुछ देर, इस तरीके से जब ये पीसती थी तो उस दौरान समय काटने के लिए या मनोरंजन करने के लिए, समय बांटने के लिए या फिर दिमाग बांटने के लिए जात सार नाम का गीत गाया करती थी, ठीक है, इसको तितरा भी कहते हैं कहीं कहीं पर। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन से प्रमुख लोक वाद्यों का उल्लेख कीजिए। प्रमुख लोक वाद्य एक प्रकार जिसमें ढोलक आता है, नगाड़ा हो गया, मजीरा हो गया, हारमोनियम हो गया, बांसुरी है या सारंगी है, ये सब एक प्रकार से प्रमुख लोक वाद्य हैं जो कि लोक गाथाओं या लोक एक प्रकार से गीतों के दौरान बजाए जाते हैं। जैसे ढोलक और मजीरा तो एक प्रकार से आजकल तो सुंदरकांड वगैरह में बड़ा चला है, नगाड़ा भी रामायण वगैरह में लोग बजाने लगे हैं, हारमोनियम ये भी चलता है रामायण वगैरह में, बांसुरी और सारंगी ये सब एक प्रकार से, ढोलक वगैरह तो बड़े फेमस हैं, ये हर एक गीतों में बजाए जाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन से लोक चिकित्सा का अभिप्राय स्पष्ट करें। लोक चिकित्सा क्या है? लोक चिकित्सा का तात्पर्य होता है मनुष्यों और पशुओं की व्याधियों का उपचार
लोक साहित्य में वर्णित पद्धतियों के द्वारा करना, यानी झाड़ फूँक के माध्यम से, टोना टोटका के माध्यम से, कीलना, इन सभी के माध्यम से इलाज करना, ये एक प्रकार से लोक चिकित्सा कहलाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, लोक साहित्य की किन्हीं दो कथानक रूढ़ियों का उल्लेख कीजिए। लोक कथाओं में या लोक कथान मतलब लोक गाथाओं में कथानक रूढ़ियाँ अनिवार्य रूप से रहती हैं। ढोला, मारू रदूहा और हीर रांझा की कथा वस्तु का संगठन लोक गायकों ने कथानक रूढ़ियों के माध्यम से ही किया है। कथानक रूढ़ियों का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो कि एक प्रकार से मिथ हैं और बहुत पहले चली आ रही कि भाई एक कथानक रूढ़ी का मतलब सीधा सीधा होता है कि भाई कोई पशु पक्षी उसमें बोलेंगे, पशु पक्षी मनुष्यों जैसा व्यवहार करेंगे, वो दूध बन करके कहीं चले जाएंगे, बादल को दूध बना करके भेज दिया, तो ये सब एक प्रकार से कथानक रूढ़ियों में शामिल हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के प्रसिद्ध लोक नाट्यों का नाम लिखें। तो भारत के प्रमुख लोक नाट्यों में नाम आता है गबरी, अंकिया, ख्याल, स्वांग, बहुरूपिया, रामलीला, ये सब भारत के प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। 78 नंबर क्वेश्चन से बिहार के लोकप्रिय लोक नाट्य का नाम लिखें। तो विदेशिया जो है ये बिहार का प्रदेश का अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य है, जो विदेशिया भिखारी ठाकुर ने लिखा है। आल्हा नामक लोक नाट्य में किसका वर्णन है, तो आल्हा नामक लोक गाथा में आल्हा और उदल ये दो भाई हैं, दो वीरों के पराक्रम का वर्णन है। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज से युद्ध किया था, पृथ्वीराज चौहान, वही पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था, उससे युद्ध किया था किसने, आल्हा और उदल नाम के दो वीरों ने। और आल्हा उदल को लेकर के यही तो कहा जाता है कि भाई ये लोग ऐसे वीर थे, इनके भाई थे मलखान। एक मलखान जो था, तो मलखान जब गया दिल्ली में, तो वहाँ पर दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर लोगों के द्वारा कहा गया कि दांत उखाड़े भंवरा नल कहते दिल्ली में करे द्वार एक चार, यानी जो भंवरा नल नाम का हाथी रहता था पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर, तो भंवरा नल नाम के हाथी का अगर दांत जो व्यक्ति उखाड़ देगा वो एक प्रकार से विवाह करेगा। तो मलखान एक प्रकार से विवाह करने के लिए गए थे, या ब्रह्मा या परमालिक कोई ऐसे परमालिक के पुत्र या ऐसे थे, तो ये सब एक लोग प्रकार से विवाह करने गए थे। तो मलखान जो थे वो दांत भंवरा नल के उखाड़ देते हैं, ठीक है। और खंभा एक प्रकार से 14 हाथ अंदर पृथ्वी में गड़ा हुआ था, उस खंभे को उखाड़ा था मलखान। मलखान द्वापर भीम के अवतार, मतलब मलखान जो था भीम के अवतार थे। आल्हा जो थे युधिष्ठिर के अवतार, उदल जो थे वो अर्जुन के अवतार माने जाते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान का जो मंत्री था, क्या नाम था उसका, इसका क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान का मंत्री जो एक था चौड़ा, जिसको कहते हैं चौड़ा, ठीक है, चौड़ा या एक प्रकार से जो भी था, तो चौड़ा जो था ये द्रोणाचार्य का अवतार था द्वापर का। तो इस तरीके से पांचों पांडवों के अवतार बताए जाते थे इनको, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है मुंडन के गीत। तो महाकवि कालिदास ने भी रघुवंशम उनकी रचना है कालिदास की, उसमें मुंडन संस्कार का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चूड़ाक्रम संस्कार कहा है मुंडन को। किसी देवस्थान में जब मुंडन करवाया जाता है तब मांगलिक गीत गाए जाते हैं, तो उसी को चूड़ाक्रम कहते हैं। 81 नंबर है, प्रसिद्ध लोकनाट्य स्वांग अथवा स्वांग के बारे में बताएं। स्वांग जो होता है सांग का संगीत प्राय है, सांग को एक प्रकार से ही स्वांग कहते हैं हिंदी में। हरियाणा में यह प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ब्रज में स्वांग की गायकी की दृष्टि से दो प्रमुख स्कूल, खास मतलब स्कूल माने परंपराएं उपलब्ध हैं, आगरा और हाथरस की। आगरा की स्वांग परंपरा अधिक आकर्षक रही है, परंतु उसने कभी भी व्यावसायिक रूप धारण नहीं किया। हाथरस के कलाकारों की अगर बात की जाए तो हाथरस के कलाकारों ने स्वांग की परंपरा को अपने ढंग से विकसित किया और उनमें से नए छंद, नई रंगत, नया रूप देकर के उसे व्यावसायिक बना दिया। ब्रज में स्वांग परंपरा ने पर्याप्त विकास किया है। स्वांग देखना, स्वांग करना, स्वांग भरना आदि ऐसे मुहावरे हैं जो स्वांग शब्द की प्राचीनता के द्योतक हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 3 लोक प्रचलित संस्कारों के नाम लिखें। तो पहला है मुंडन संस्कार, जो कि प्रचलित है, सभी के लोगों का होता है। यज्ञोपवीत संस्कार, ये भी होता है अधिकतर लोगों का। और पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार, तो ये एक प्रकार से संस्कार बड़े फेमस है जो कि होते ही हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, ऋतु संबंधी किन्हीं 2 गीतों का उल्लेख करें। तो इसके अंतर्गत जैसे कजरी हो गया, कजली, मलार, झूला, होली, चैता, बारामासा, ये सब एक प्रकार से ऋतु संबंधी गीत है। 84 नंबर, प्रमुख लोक गाथा मतलब लोक वाद्यों का उल्लेख करें, जिसमें ढोलक, तबला, मजीरा, सारंगी, झांझ, टप, करताल, डमरू, तंबूरा, ये सब एक प्रकार से प्रमुख लोक वाद्य हैं जो कि एक प्रकार से लोक गीतों के दौरान गाए बजाए जाते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही मिलान कीजिए। देखिए, ढोला मारू, ठीक है, नल दमयंती, हीर रांझा, आल्हा उदल या हरदौल, उदल, ये ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हरदौल। तो ढोला मारू, नल दमयंती, हीर रांझा और आल्हा उदल या हरदौल, ये एक प्रकार से क्या होगा, सही मिलान आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है होली। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के मनाने के पीछे पौराणिक कथा है। जिस आदर्श और निष्ठा को बनाए रखने के लिए होली का त्यौहार मनाया गया था, वह आदर्श और उद्देश्य आज त्यौहार में नहीं पाया जाता। ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये होली है।
आगे देखते हैं रासलीला क्या है। रासलीला की अगर बात की है तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। रासलीला ब्रज का सुप्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसमें रास रचैया श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रसंगों को पेश किया जाता है। श्रीमद् भागवत में यह कथा उल्लेखनीय है कि जिसमें राधा एवं अन्य गोपियों में अहंकार और अभिमान उत्पन्न होने के कारण से कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे। उन्हें स्मरण करने और उनकी लीलाएं करने से वे पुनः प्रकट हुए हैं। उससे कहा जाता है कि रासलीला की उत्पत्ति वियोग श्रृंगार से हुई। फिर भी यह निर्विवाद है कि भागवत धर्म के प्रचार प्रसार से रासलीला को बहुत आगे बढ़ने में योगदान मिला। वर्तमान रासलीला का स्वरूप नारायण भट्ट के द्वारा लिखित ब्रज उत्सव चंद्रिका तथा प्रेमांकुर नामक ग्रंथों में रूपायित हुआ है और उसी के आधार पर रासलीला ब्रज में की जाती है। तो ब्रज का एक लोक नाट्य है। 88 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है परी कथाएँ। परियों की कथाएँ आपको दादी नानी या आपके दादा वगैरह सुनाते रहे होंगे। तो फेरी शब्द लैटिन के शब्द फेटुम से बना हुआ है, जिसका मतलब आशय होता है जादू अथवा इंद्रजाल। इसी से प्राय संबंधित होता है आपका परिकथाएं। इस शब्द का प्रयोग इंद्रजालिक अथवा मोह लेने वाले अशरीरधारी प्राणियों के निवास स्थान के लिए भी होता है। फेरी शब्द से अदृश्य और अमानवीय प्राणियों का बोध होता है, यानी जो दिखाई नहीं पड़ते हैं और जो मानव नहीं हैं। ये अदृश्य जीव कहीं पर मानव के उपकारक और सहायक के रूप में उल्लिखित होते हैं, कहीं दुष्ट के रूप में, कहीं खतरनाक, बदमाश और चिड़चिड़े स्वभाव वाले प्राणी के रूप में। तो इस तरीके से इनका निवास स्थान यही पृथ्वी पर है, जहाँ मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। तो जब मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो अच्छे लोग आ गए तो अच्छा हो जाता है मनुष्य का स्वभाव, और बुरे लोगों ने कब्जा कर लिया तो बुरा प्रभाव आता है। तो ये होती परी कथाएँ। परी कथाओं को लेकर के परियों की कई कथाएँ आपको दादी नानी से सुनने को मिली होंगी। 89 नंबर क्वेश्चन से लोक संगीत क्या है। लोकगीत और उसमें व्याप्त लोक संगीत सरल, सुंदर, अनुभूतिमय तथा संगीतमय होते हैं। ऐसा शायद ही कोई लोकगीत आपको मिलेगा जो संगीत से अनुप्राणित नहीं होगा। संगीत के बिना लोकगीत प्राण रहित होता है, यानी कि संगीत उसमें ज़रूर होता है। आप कोई भी लोकगीत गाएंगे तो उसमें जो एक प्रकार से गायकी होती बड़ी ज़बरदस्त होती है, मधुरम में होती है। लोकगीत संगीत के अभाव में जल रहित सरिता के समान होता है, यानी कि ऐसी नदी जिसमें पानी ही ना हो। इस तरीके से अगर लोकगीत में संगीत नहीं है तो उस तरीके से लोकगीत होगा। ऐसा यह फल रहित वृक्ष के समान है, यानी कि ऐसा वृक्ष जिसमें फल ही ना लगा हो। तो इस तरीके से संगीत का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लोकगीत के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 12 मासा क्या है। तो वियोग जन्य स्थिति में स्त्रियों के मुख से निकलता हुआ स्वाभाविक करुण स्वर जो होता है 12 मासा के रूप में अंकित होता है। गरीबी के कारण से पति निरंतर वर्षों तक विदेश में रहते हैं। क्या होता है, पहले बिहार में बहुत गरीबता थी और आज भी है। ऐसे ही कई देशों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी में गरीबता बड़ी होती है। तो व्यक्ति एक प्रकार से शादी अभी तुरंत हुई है, फिर भी एक प्रकार से चूँकि पत्नी का पेट पालना है, माता पिता की देखभाल करनी है, तो बेचारे शादी होने के 1-2 महीने तक रहते हैं घर में, फिर उसके बाद विदेश चले जाते हैं। मतलब विदेश या दूसरे देश में जाकर के या दूसरे प्रदेश में जाकर के कमाने के लिए। तो उस दौरान जो स्त्रियां घर पे रहती हैं वो एक प्रकार से भले ही कमाने नहीं जाती, लेकिन अपने पति के बिना रहती हैं और घर में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनको भी अपना घर बार छोड़ करके आपके भरोसे आई और आप प्रदेश चले गए। तो इसमें ना पति की गलती होती ना पत्नी की, लेकिन पति प्रदेश में है तो एक प्रकार से प्रदेश में तो वो है तो वो अपना वहाँ पे कहीं पर मतलब काम कर रहा है। या कभी कभी पति लोग एक प्रकार से पहले कैरेक्टरलेस हुआ करते थे, तो वो एक प्रकार से पहले बाहर जा करके फिर दूसरी स्त्री से संबंध बना लिया। लेकिन स्त्री जो घर में बैठी है वो एक प्रकार से केवल घर की चहारदीवारी तक ही सीमित है, घूंघट काढ़े घर में बैठी रहती, तो उसको एक प्रकार से ना मोबाइल फ़ोन पहले होते थे। आजकल तो लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, रील बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन पहले नहीं होता था। तो पहले की स्त्रियों की दशा जो थी बड़ी दयनीय थी। तो वो एक प्रकार से गाती थी, बिरहा गीत जो होती थी उसको गाती थी, अपने भावों को एक प्रकार से किसी तरीके से निकालने का प्रयास करती थी। वो होता था एक प्रकार से बिरहावस्था की गीत है 12 मासा। 12 महीने में एक स्त्री की जिसका पति प्रदेश में है उसकी स्थिति ही 12 मासा कहलाती है। और हर एक जो है महीने में उसके गीत जो होते हैं वो रहते हैं। तो गरीबी कारण से निरंतर वर्षों तक विदेश रहते जाते हैं। पत्नियां पति के वियोग में एकाकी जीवन व्यतीत करने की अभ्यस्त हो जाती हैं, परंतु इसका वियोग निरंतर बढ़ता जाता है। नायक के वियोग में 12 महीनों में जितने प्रकार की कष्टों की अनुभूतियाँ होती हैं उसी का चित्रण जो है 12 मासा में मिलता है। 12 मासा का प्रधान विषय बिरहा होता है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी 12 मासा का वर्णन किया कि नागमती चितौर पथहेरा, यह सुआ काल होई लेगा पीऊ, ठीक है, हाड़ मास
एक प्रकार से जो शरीर है वो सूख करके हाड़मास हो गया है, गर्मी का महीना इतना ज़्यादा है, ठंडी इतना ज़्यादा पड़ रही है कि भाई अब एक प्रकार से रहा नहीं जाता। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो है उसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो 12 मासा में जो है हर एक महीने मतलब कि जनवरी फरवरी नहीं होता, ये चैत बैसाख जेठ अषाढ़ कुआर कार्तिक सावन भादो अगहन पूस माघ ये सब ये जो होता है ये सब एक प्रकार से 12 मासा 12 महीने होते हैं। उसी 12 महीने में एक स्त्री की अपने पति के जो है ना रहने पर कैसी स्थिति उसकी होती वही है। 91 नंबर प्रश्न, कजली ऋतु संबंधी गीतों में कजरी का स्थान प्रमुख है। उत्तरी भारत के कोने कोने में कजरी गाने की प्रथा है। वैसे तो प्रत्येक ऋतु में ऋतु संबंधी गीत गाए जाते हैं, परंतु कजरी जैसे मनभावन गीत जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं। यह गीत सावन के महीने में गाया जाता है। सावन भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का नाम जो है कजरी तीज के नाम से जानते हैं। तो कजरी तीज जो है उस दिन आप देखते हैं गीत गाते हैं। ऐसा माना था कि इस तीज पर कजली अधिक गाने से इसका नाम कजरी तीज पड़ गया है। कजली का प्रधान विषय प्रेम होता है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों की झांकी यानी वियोग और श्रृंगार दोनों मिलती हैं। ये संयोग श्रृंगार की प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कजरी तीज वगैरह में पति एक प्रकार से कभी कभी घर पर होते तो उसमें श्रृंगार हो जाता है, मतलब कि संयोग श्रृंगार। पति विदेश में है तो वही वियोग श्रृंगार में बदल जाता है। चैता होता है जो चैत महीने में गाया जाता है। चैता की अगर बात की तो चैत महीने में चैत्र माह में गीत गाए जाते हैं। फलस्वरूप इसका नाम चैता पड़ा है। इसे भोजपुरी में घाटो भी कहते हैं। चैता का वर्णन विषय प्रेम होता है। चैता के 2 रूप मिलते हैं जिनके संबंध में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि लोकगीतों में जितने भी प्रकार हैं उनमें मधुरता कोमलता सरसता है, मतलब वो चैता में एक प्रकार से अपना सानी रखता है। ठीक है, चैता 2 प्रकार का होता है। एक है जो है झलकुटिया और दूसरा है साधारण झलकुटिया। चैता उसे कहते हैं जो झाल कूट कर यानी बजा करके, झाल को बजा करके समूह में गाया जाता है, उसी को चैता कहते हैं। ठीक है, जिसे कोई व्यक्ति विशेष अवसर पर गाता है। क्लियर। 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 2 लोक नाट्य बताएं। तो विदेशिया और गबरी ये 2 लोक नाट्य हैं। 94 नंबर हीर रांझा सोहनी महिवाल लोक गाथा है या लोक कथा है। तो ये लोक गाथाएं हैं। हीर रांझा लोक सोहनी महिवाल, सोहनी और महिवाल पर मूवी भी बनी हुई है, हीर रांझा पर भी मूवी बनी हुई है। 95 नंबर प्रश्न, लोकोक्ति या कहावत से आप क्या समझते हैं अथवा लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्ति या कहावत का अर्थ एक ऐसे वाक्य से है जो संक्षेप में किसी सत्य का वर्णन कर सकें या भाषा में अपना चमत्कार प्रदर्शित करके अपने आशय को सशक्त रूप से स्पष्ट कर सकें, वो लोकोक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसी उक्ति जो एक प्रकार से लोक में प्रचलित है और वो एक संदेश देती है, एक ज्ञान देती है, एक सीख देती है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मुहावरा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा मुहावरा के बारे में बताएं। तो मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इडियम। ठीक है, इडियम और फ्रेजेस। तो इडियम जो होती मुहावरा होती हैं, फ्रेजेस लोकोक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन से 2 लोक सुभाषितों का उल्लेख कीजिए। एक है कहावतें और दूसरी है पहेलियाँ। पहेलियाँ क्या होती हैं, पहेलियों के नाम लिखें। पहेली एक प्रकार से जो बुझाने वाली होती है उसी को पहेली बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे कि लाल छड़ी मुँह में गड़ी सासू से पतोहू बड़ी। अभी बताएं क्या है। लाल छड़ी मुँह में गड़ी, लाल छड़ी मुँह में गड़ी किस में होता है, और सासू से पतोहू बड़ी ये शकरकंद है। ठीक है, अभी एक प्रकार से बुझाने वाला है, गांव वगैरह में ऐसे लोग बताते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे क्या दूसरा, हरी मन भरी है नौलखा मोती जड़ी है, राजा जी के महल में दुसाला ओढ़े खड़ी है। अब ये क्या है, हरी है। हरी जो भुट्टा होता है, जो धरी होती है, बाली होती है, आपने देखा होगा जोंधरी या बाली जिसको भुट्टा कहते हैं। तो भुट्टा जो होता है वो हरा पेड़ होता है उसका। अब भरी है मतलब कि उसमें दाना भरा हुआ है। इसके अलावा उसके ऊपर हरा का चादर चढ़ी हुई है और मोती भरी हुई है, नौलखा मोती जड़ी उसमें, यानी कि छोटे छोटे एक प्रकार दाने जड़े होते हैं खुखड़ी में उसके। राजा जी के महल में दुसाला ओढ़े खड़ी है। राजा जी के महल मतलब कि खेतों में एक प्रकार से दुसाला मतलब कि जो हरा हरा पत्ता वाला होता नहीं उसका पखेनू, उसको ओढ़े हुए खड़ी है। इसको बोलते हैं भुट्टा। ठीक है, ध्यान रखें। 99 नंबर क्वेश्चन से पहेलियाँ। पहेलियाँ भी ऐसी होती, पहेलियाँ बहुत सारी बुझाई जाती हैं। पहेलियाँ की बात तो भोजपुरी प्रदेश में विवाह के समय जब वर वैवाहिक स्थिति के उपरांत कोहबर के घर में जाता है, प्रवेश करता है, तब घर की स्त्रियाँ उससे पहेली पूछती हैं जिसे छेका कहा जाता है। इन पहेलियों का उत्तर देने के उपरांत ही वर कोहबर में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। मनोरंजन और वर की बुद्धि परीक्षा के लिए इस प्रथा का आयोजन किया गया था, ताकि जो महिलाएं, चूँकि पुरुष लोग एक प्रकार से विवाह देख करके आ जाते थे, तो महिलाओं जो घर की महिलाएं होती थी उनको भी परीक्षा लेनी होती थी कि भाई लड़कवा कुछ जाना था कि नहीं जाना था। तो लड़का का परीक्षा ले मारा, जब ब्याह हो जाते तो कोहबर में जाए पहले कि लड़का एक प्रकार से हमारे बिटिया के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। ये के लिए जो महिलाएँ होती हैं लड़कियों के, जैसे चाची
मम्मी या उसकी मौसी बुआ ये सब जो होती हैं वो सब लड़का से यानी दुल्हा से प्रश्न करती हैं, तमाम प्रकार की पहेली पूछती हैं। ऐसे यही कि हरी है मन भरी है दुसाला ओढ़ी खड़ी है बताओ का होए। तब लड़का सोचे मगर बाजिया कुछ देर तक ना ही जान पाइस तो ना ही जान पाइस। तो ये सब पहेलियाँ मजाक ये सब विवाह वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा भी लगता है लोग जब हंसी खुशी से बातचीत करके और इस तरह के शादी ब्याह होता है। ठीक है, एक लोक कथा और शादी तो भारतीय जो संस्कृति की शादी है वो बड़ी ज़बरदस्त शादी का एक प्रकार से होता है। 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है प्राकीर्ण साहित्य क्या है। लोक साहित्य की प्रमुख विधाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी छोटी छोटी विधाएं होती हैं जिनका अध्ययन अलग अलग नामों से के अंतर्गत किया जाता है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, लोक तुक्का, बाल गीत, बाल खेल गीत, ये सब एक प्रकार से लोक साहित्य की एक प्रकार से प्राकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जिसका अध्ययनार्थ सुविधानुसार इन सबको प्राकीर्ण साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है ताकि लोग इसको जान पाएँ कि ये भी क्या होता है। 101 नंबर प्रश्न, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी। उन्होंने कहा कि लोकोक्ति मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र है। अनंत काल में धातुओं को तपा करके सूर्य राशि नाना प्रकार के रत्नों उपरत्नों और उनका निर्माण करती थी जिनका आलोक सदा छिटकता रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणों के फूटने से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। ये उन्होंने बताई। कृष्णदेव उपाध्याय लोकोक्ति की क्या परिभाषा देते हैं, तो एक प्रकार से यही परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की बात करें। वासुदेव शरण अग्रवाल ये थे। कृष्णदेव उपाध्याय जी कहते हैं लोकोक्ति की परिभाषा को देते हुए कि लोकोक्ति को परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि क्या कि लोकोक्ति अनुसिद्ध ज्ञान की निधि है। मानव के युग युग से जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया है मानव ने, उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है लोकोक्तियों के। ये चिरकालीन अनुभूति ज्ञान के सूत्र हैं। समान रूप से चिर परिचित तथा अनुभूत ज्ञान राशि का प्रकाशन इनका प्रधान उद्देश्य होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन से मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध ने लोकोक्ति को किस तरीके से परिभाषित किया है। लोकोक्ति की एक सर्वमान्य परिभाषा इन्होंने दी है डॉक्टर मुक्तेश्वर तिवारी जी ने। बेसुध इनका उपनाम है। इन्होंने कहा कि कहावतें लोक कंठों से मुखरित वे लोकोक्तियाँ हैं जिनमें युग युग से संचित मानव अनुभूतियों को सूत्रबद्ध किया गया है और वे किसी व्यक्ति विशेष की उक्ति ना होकर के सारे मानव समाज की उक्ति होती हैं। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन आ चुका। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रांत में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ी प्रांत में बोली जाती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये बिहारी मतलब कि ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कब हुआ। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास 1080 ईस्वी के आसपास हुआ। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों का विकास हुआ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में प्यारे मतलब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है ना आए। ठीक है, चूँकि ये सेकंड पेपर में आपका मतलब कि फर्स्ट पेपर में आ जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में प्यारे लाल गुप्त का क्या विचार है। तो श्री प्यारे लाल गुप्त अपनी प्राचीन पुस्तक छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा अपना अर्धमागधी की दुहिता और अवधी की सहोदर है, अवधी की भाई मतलब अवधी के समान ही है। बघेली भाषा मध्य प्रदेश के किन किन जनपदों में बोली जाती है। तो बघेली भाषा मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना और शाहडोल जनपदों में बोली जाती है। 109 नंबर क्वेश्चन से बघेली भाषा का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। बघेली भाषा का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग मील के एरिया में बोली जाती है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां बड़ी फेमस हैं, इसीलिए मैंने इसको बताया। 110 नंबर क्वेश्चन है बघेली बोली के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 1.5 करोड़ लोगों की भाषा है बघेली। हिंदी भाषा के इतिहास से ही बघे की साथ जुड़ा हुआ है। पूर्वी हिंदी बोली बघेली ने अपने समृद्ध लोक साहित्य के कारण से एक भाषा का स्वरूप भी प्राप्त कर लिया है। 111 नंबर क्वेश्चन है मालवी किस प्रदेश की बोली है। तो मालवी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की बोली है। 112 नंबर क्वेश्चन से मालवी बोली कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है। मालवी बोली 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन से बुंदेल क्षेत्र की किस नाम से संबोधित किया जाता है बुंदेलखंड की बोली को। तो बुंदेल क्षेत्र की को एक प्रकार से पुलिंद देश कहा जाता है। ठीक है, और बुंदेली बोली इसको कहते हैं बुंदेलखंड में जो बोली जाती है। भारत सरकार ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो भारत सरकार ने खड़ी बोली को राजभाषा का दर्जा दिया है। खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जो कि हिंदी की उपभाषा में शामिल है। 115 नंबर और हिंदी की मानक बोली खड़ी बोली इस दौरान है। खड़ी बोली का नामकरण किन राज्यों से हुआ। खड़ी बोली का जो है अनेक नामों से अभिहित की गई है। इसको मतलब कई नामों से इसको एक प्रकार से जाना जाता है खड़ी बोली को, जैसे कि इसको हिंदुई कहा जाता है, हिंदवी कहा जाता है, दक्षिणी या दक्कनी रेखता कहते हैं, हिंदुस्तानी भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 116 नंबर प्रश्न है, अवध क्षेत्र में कितनी लोक गाथाएं प्रचलित हैं? तो अवध क्षेत्र में 28 लोक गाथाएं प्रचलित हैं। 117 नंबर क्वेश्चन से, पद्मावत और रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो पद्मावत ठेठ अवधि में, रामचरितमानस पारनिष्ठित अवधि में, यानी दोनों की भाषा अवधि ही है। 118 नंबर क्वेश्चन से, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जानते थे। कोसल महाजनपद भी एक हुआ करता था, वही अवध प्रांत पूरा। अवधि किन किन जनपदों में बोली जाती है? तो अवधि भाषा बेसिकली लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी, फैज़ाबाद, गोंडा, इन सभी जनपदों में बोली जाने वाली जो बोली होती है वो एक प्रकार से अवधि है। ठीक है, आगे देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई। 120 नंबर प्रश्न है, अवधि में कौन कौन से लोक नाटक प्रचलित हैं? लोकनाट तो अवधि में रामलीला, रासलीला, नौटंकी और स्वांग ये सब प्रचलित है। 121 नंबर क्वेश्चन से, अवधि लोक सुभाषितों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अवधि लोक में सुभाषित चीज़ें जैसे कहावतें बहुत फेमस है, मुहावरे, पहेलियाँ। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन से, अवधि में श्रम संबंधी गीत कौन कौन से हैं? तो अवधि में श्रम संबंधी गीत में जैसे जात सार, यानी जब जाता महिलाएं चलाती हैं उस दौरान, सोहनी का गीत, कोल्हू का गीत, कोल्हू पहले चलता था जिसमें गन्ना वगैरह पेरते थे या तेल पेरा जाता था, कोल्हू, रोपनी का गीत या धान वगैरह बैठाने के समय में, तो ये सब। अगला क्वेश्चन से 123 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अवधि में ऋतु संबंधी गीत कौन कौन से हैं? कजरी, होरी, चैता, बारहमासा, ये सब अवधि के ऋतु संबंधी गीत हैं। 124 नंबर प्रश्न है, अधि के वीर गाथात्मक चार, मतलब अवधि यहाँ पर अधि नहीं, अवधि के वीर गाथात्मक 4 लोक गाथाओं का नाम लिखें। तो इनमें आल्हा, विजय, फुलवा विवाह, सेल्हा सहजिया और माहे परसू, ये वीर गाथात्मक लोक गाथाएं हैं जो कि अवधि में फेमस हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, अवधि के नायिका प्रधान 2 लोक गाथाओं के नाम लिखें। तो अवधि के नायिका प्रधान 2 लोक गाथाओं में एक तो कुसुमा है और दूसरा चंद्रावली, ये दोनों फेमस हैं। 126 नंबर क्वेश्चन से, अवधि के धार्मिक लोक गाथाओं के नाम लिखें। तो अवधि के धार्मिक लोक गाथाएं निम्न है। पहली है मरथरी मतलब भरथरी, और दूसरी है गोपीचंद, तीसरी है सीता वनवास और चौथा है संत रविदास। तो मरथरी, गोपीचंद मतलब भरथरी, ठीक है, भरथरी, गोपीचंद, सीता वनवास और संत रविदास, ये अवधि के प्रमुख लोक गाथाएं हैं जो कि बड़ी फेमस हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जान लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये रिवीजन क्लास के तौर पर मैंने दिया। एक आध क्लास में और हो सकता है आपकी परीक्षा तक 21-22 तक दे दूंगा, ठीक है, या 20 तारीख को मैं दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक आध 2 दिनों में एक क्लास इसकी और मैं दे दूंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।